तो अपन कर लेंगे, ठीक है। हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? विक्ट्री के वीर चैंपियंस, आवाज आ रही है बेटा? नीट वाले रिजल्ट्स मैंने भी देखे है ना, नीट वाला जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है दोस्त, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ फेयर नहीं भी हुआ है एंड बहुत सारे बच्चे जो है अभी काफी परेशान भी हैं। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं भाई कि एनटीए के साइड से क्या आता है एंड हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। ठीक है, चलो। तो मैंने भी देखा, मतलब काफी सारे बच्चे मेरे नोन में भी हैं, है ना, जिनको पहले पढ़ाया हुआ है और उन बच्चों के मैसेजेस भी आए और देख के अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, द रीजन इज बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की होती है एंड जब अपनी मेहनत के हिसाब से आप अपना बेस्ट करके आ रहे होते हो और तब ऐसी कुछ चीजें हो जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी मैं लास्ट ईयर, अभी इसी कुछ टाइम पहले मैं सीयूईटी का भी बैच एक पढ़ा रहा था बच्चों को। तो सीयूईटी वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो आप एग्जाम देते हो आगे कॉलेजेस में जाने के लिए, मतलब नीट वाले एग्जाम्स की, मैं मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज आपकी नॉर्मल कॉलेजेस में भी जाने के लिए आपको एक सीयूईटी एग्जाम देना होता है। तो सीयूईटी के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके साथ थोड़ा काम सही नहीं हुआ। द रीजन इज कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको अगर आप देखोगे कि टाइम ही नहीं मिला है, ठीक है, पेपर सॉल्व करने का, उनको बहुत कम टाइम दिया गया। कई जगह तो ऐसा भी बोल दिया गया कि यार आप फटाफट से जो है जितना टाइम मिला है उसी में करो, अदरवाइज हम आपका पेपर ले लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त होती हैं। ठीक है, जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात आती है, खासकर या सरकारी एजेंसियां कई बार कंडक्ट करवा रही होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि यार कुछ चेंजेस आए, बिकॉज बच्चों की मेहनत अल्टीमेटली यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ही मैं कहता हूं यार, जितना हम मेहनत करते हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चा मेहनत करता है एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, चले। सो गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक बार दोबारा से आपके इस प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर और आपके अपने प्यारे बैच यानी विक्ट्री 2025 के अंदर। सो सारे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे को आप जानते ही हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं यार, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड यानी कुणाल दिस साइड। सो आई होप बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल? कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी AIR 1 आई है, 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। कंट्रोवर्सी ये भी है कि एक ही सेंटर यानी सेम एग्जाम सेंटर से मैक्सिमम बच्चे हैं जिनकी AIR 1 है। कंट्रोवर्सी ये भी है कि पेपर लीक हो गया था। कंट्रोवर्सी ये भी है कि कुछ एग्जाम, मतलब अगर आप पैटर्न ऑफ नीट देखोगे तो मतलब पैटर्न ऑफ नीट ऐसा है कि 718 और 19 मार्क्स नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब उससे कम ही आने, मतलब +4 -1 वाला पैटर्न चलता है उधर। तो मतलब मार्क्स के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो अभी सामने उभर के आई हैं एंड बच्चों का भी यही डिमांड है कि सर री एग्जाम करवा लो, ऐसा करवा लो। बट लेट्स सी क्या आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, आई लव हिस्ट्री एंड सिविक्स। मी टू बच्चे, मी टू सोई नहीं। ओके सर, वीडियो लाइट हुआ, वीडियो लाइट हुआ 60। हाँ एग्जैक्टली, उज्जवल कह रहे सर मेरा नाम ले लो। ओके वेरी नाइस बच्चे, आई लव एवरीथिंग। सी देखो बहुत सिंपल होता है। मैं अपनी अगर बात करूं तो आई एम दैट पर्सन हु हैज टू लव एवरीथिंग। ठीक है, रीजन इज वेरी सिंपल। मैंने शायद बहुत बार आप बच्चों को बताया, रेडियंट क्लास में बताया था, विक्ट्री में भी कई बार बताया है कि जब आप कभी भी किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा होता है या जिसने सिविल सर्विसेज का पेपर दिया होता है, उसको हर एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ठीक है, यानी उस बंदे को करंट अफेयर्स भी अच्छे रखने पड़ेंगे, उस इंसान को हिस्ट्री भी अच्छी रखनी पड़ेगी, उसको आपके एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स को भी अच्छा रखना पड़ेगा, उसको ज्योग्राफी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, उसको सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी अच्छी रखनी पड़ेगी। बिकॉज जब सब अच्छा होगा ना, तब जाकर के आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हो। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम कह सकते हो या कह सकते हो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो भी आपके बड़े भैया दीदी, या हो सकता है आपके कोई स्कूल के टीचर भी हो, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं यार, हो सकता है आपके कोई स्कूल के टीचर हो जो मतलब काफी टाइम से एस्पिरेंट रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनसे भी अगर मिलोगे ना तो भी आपको वही बात बताएंगे कि एज एन एस्पिरेंट, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको ना बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है वहां पे कि आपको हर एक सब्जेक्ट का कमांड होना चाहिए। बिकॉज ये कमांड अगर नहीं होगा आपके पास तो फिर अपन ब्लैंक ही बैठे रहेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, देखो मैं सही बताऊं, मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस तुम देखते होगे। 2 मिनट हमेशा बात इसलिए करता हूं बच्चों से कि बच्चे ज्वाइन करते हैं तब तक, है ना, बच्चों से कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें भी हो जाती हैं। तो आप मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देखते होगे जहां पे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया जाता है। बट एज अ रियल पर्सन अगर मैं बात करूं, देखो मैं अपने मतलब अपनी बात करूं, क्लास 12 के बाद सबसे पहला कॉम्पिटिशन जो मैंने दिया था दैट वाज IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है, एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो में क्लास 12 के बाद एक प्रोफाइल आती है, छोटे लेवल की होती है।
वो क्लियर भी हुआ, एंट्रेंस क्लियर हो गया, बट जब इंटरव्यू का लिस्ट आउट होता है तो उसमें थोड़ा सा सीट्स के चक्कर में थोड़ा काम खराब हो जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सीट्स आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर थोड़ी सी रिजर्व वगैरह रहती है, ठीक है। तो वहां पे लिस्ट में नाम थोड़ा सा आउट हो गया बिकॉज नहीं था अपने पास फैसिलिटी, ठीक है। एक और एग्जाम दिया था मैंने, दैट वाज ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, क्लरिकल ग्रेड का एग्जाम था, बट अगेन पोस्टिंग बहुत दूर की थी, भुवनेश्वर ओडिशा, तो नहीं जा सकता था, ठीक है। अर्ली एजेस ऑफ माई ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, एंड देन अगेन उसके बाद फिर थोड़ा सा और मेरे को लगा यार कि चलो यार करते हैं, कुछ और देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। तो लाइफ में ना बहुत सारे एग्जाम्स हमेशा ट्राई ऑन करते रहा करो, बहुत जरूरी है। एंड 2017 इज द ईयर जो मैं हमेशा याद रखता हूं, क्यों? दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन सिविल सर्विसेज, और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ था, ठीक है। आई वाज वर्किंग इन वन ऑफ द रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ओनली, मैं यहीं पे था, दिल्ली में ही था, एंड मतलब एक बड़ा ही फेवरेट, बड़ा फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं बोलूंगा आपको, बहुत ही फेमस है, ठीक है। एंड मतलब उसको इंडिया में जाना जाता है अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के परफॉर्मेंसेस के लिए। सो आई वाज देयर एंड मैं पढ़ा रहा था बच्चों को कॉम्पिटिशंस के लिए, एंड आई गिव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मेरे को बिलीव नहीं हुआ था कि यार वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इट गॉट क्लियर, बट चीजें कभी कभी आपके हिसाब से नहीं होती हैं उसके बाद, है ना, तो इट्स ऑल डिफरेंट स्टोरी। चले, फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर मी इसलिए हमेशा हर एक सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, वेदर इट इज ज्योग्राफी, वेदर इट इज आपका क्या कहते हैं हिस्ट्री, वेदर इट इज सिविक्स, या फिर वेदर इट इज आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन में मेरे पास बुक भी नहीं थी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन है मेरा ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। मेरे पास किताब नहीं थी बिकॉज आई वॉज द ओनली गाय जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था, एंड हमारे कॉलेज में ज्यादातर टीचर्स हिंदी वाले थे, सो आई वॉज द ओनली पर्सन जो इंग्लिश में ज्योग्राफी पढ़ रहा था। एंड मेरे को शौक भी लगा, अच्छा भी लगा, फील भी हुआ कि यार जो भी अवेलेबल बुक्स थी इधर उधर की मैंने पढ़ा, एंड आई गॉट डिस्टिंक्शन इन ज्योग्राफी। सो दैट वाज लाइक कि हाँ यार वो मेरा मतलब इट वाज समथिंग कि यार बिना बुक के एक डर रहता है ना कि आपने बुक नहीं है आपके पास, आप डर रहे हो कि यार एग्जाम में क्या होगा, बट बिना किताब के एग्जाम दे के आना, एग्जाम में एक्सेल करना, बढ़िया नंबर लेके आना, तो वो कुछ लाइफ के ऐसे मोमेंट्स है ना जो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर, ठीक है। तो आपके लाइफ में भी दोस्त ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे, तो उनको हमेशा चेरिश करिएगा, हमेशा जो है ना साथ साथ रहिएगा उनके, ठीक है। चलिए देखो, आज पॉलिटिकल साइंस अपन स्टार्ट करेंगे, सिविक्स स्टार्ट करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग एकदम ऐसा समझ लो कि कल अपने इलेक्शन रिजल्ट्स आए, आपने सबने पढ़ा होगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आए ना, और एनडीए की जो सरकार है उसने यहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करने का दावा पेश किया है। अब देखो आज का जो टॉपिक है आपका फेडरलिज्म, इसमें मैं बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको एक्स्ट्रा भी बताऊं, ठीक है। रीजन इज सिंपल कि अगर आप टॉपिक समझ जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। और हां, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं, तो प्लीज जाकर के एक बार चेक कर लेना अपने नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। तो बीएम को ऑलरेडी बोल दिया मैंने, बैच मैनेजर, रिस्पेक्टिव बैच मैनेजर को, कि बच्चों के क्वेश्चंस को मेक श्योर करिए कि अपलोड हो जाए। तो आई गेस अपलोड हो चुके होंगे आपके भाई, अभी 15-20 मिनट बाद आप जाके चेक करोगे, क्लास के बाद आप चेक करोगे तो आपको नोट सेक्शन में दिख जाएंगे। जो आप न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन कह रहे थे कि सर न्यूज़पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन हमको करा दो, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर डाल दिया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी डाल दिया है, पिक्चर बेस्ड भी डाल दिया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे आंसर्स हैं, ठीक है, आप जिनको बहुत आसानी से जाके पढ़ सकते हो। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग वाला भी क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, पिक्चर बेस्ड भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है। आई बात समझ में? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाला कल तक अपना अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे, अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम 3 मेजर बातों पे यहां पे बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ करके, ठीक है। तो देखिए 3 मेजर मुद्दे जो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है व्हाट इज फेडरलिज्म, कि देखिए दोस्त फेडरलिज्म क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या होता है फेडरल सेटअप का भारत के अंदर, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेडरल सेटअप इन इंडिया। और तीसरी बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे मेरे साथ ध्यान दो, बिल्कुल आज राजनीतिक बातें होने वाली हैं, मजा आएगा, आप समझोगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आज का बेटा पहला पोल मैं आपको कुछ समझाने के बाद पूछूंगा, तो ये मत कहना कि सर पहले पोल क्यों नहीं आया। तो पोल आप तभी कर पाओगे जब आप इस टॉपिक को समझोगे, कुछ बातें मेरी सुनोगे, उसके बाद आज का पहला पोल करेंगे। आई बात समझ में? तो सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको भाई राम राम भाई सारिया ने, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, कुछ बातें मैंने आपसे की थी, अब जल्दी से हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, नंबर 1 सबसे पहला जो बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, देखो पॉलिटिकल साइंस के अंदर तुम 9th में भी पढ़ के आ रहे हो, बहुत सारी बातें तुम पढ़ के आ रहे हो, लेकिन बच्चों के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि सर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म क्या सेम चीज है। जेन्युइन कंफ्यूजन है, जेन्युइन, कि सर डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म क्या सेम चीज है। सर डेमोक्रेसी मोनार्की में क्या फर्क है, सर फेडरलिज्म और मोनार्की में क्या फर्क है,
सर क्या फेडरलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की दोनों सेम है? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आते होंगे नहीं भाई। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल तरीका। डन नाउ, अब जब कभी भी आप किसी भी इलाके की बात करते हो, लेट्स टॉक अबाउट अ कंट्री, किसी देश की बात करें, किसी स्टेट की बात करें, ठीक है? चलिए, हाँ भाई देखो, राहुल गांधी पप्पू है या कोई टप्पू है, इसको भाई इससे कोई रेलेवेंस नहीं है हमारा, ठीक है? देखो इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, राहुल गांधी पप्पू है या नहीं है वो बात की बात है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, आई एम अ वेरी न्यूट्रल पर्सन, ठीक है? तो आई सपोर्ट ऑन इश्यूज, जो बढ़िया कर रहा है मेरे इलाके में कौन अच्छा कर सकता है, आई सपोर्ट दैट गाय, इट्स मोर ओवर लाइक दैट। तो आज मैं वही समझाऊंगा कि लोग जो है ना अपने वोटिंग के अधिकार को कैसे यूटिलाइज सही तरीके से नहीं करते, ठीक है? बिकॉज एंड ऑफ द डे होता यही है कि आप जब वोट डालने जाते हो, अगर आप सिर्फ ओवरऑल किसी एक पार्टी के ब्रांडिंग के हिसाब से वोट डाल रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लोकल एरिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बेटा कभी नहीं हो सकती। बिकॉज आपके लोकल एरिया से कौन सा ऐसा बंदा है जिसके अंदर दम है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अगर वोट आप उसको दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इट कैन बी फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, है ना? तो एक पॉलिटिकली आप कह सकते हैं ना कि दोस्त, जो अवेयर आदमी होता है वो हमेशा अपने हक का बेहतर इस्तेमाल करता है, ठीक है? चलिए आइए समझते हैं कुछ बातों को, है ना? फ्यू पॉइंटर्स, कुछ एक्स्ट्रा, और मैं क्लियरली बोल रहा हूं बेटा ये एक्स्ट्रा पार्ट है, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको चाहें तो अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, और अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप अपने पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमने क्या देखा कि यार देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए आपको लीडरशिप बहुत जरूरी है। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होगी, आपके स्कूल के अंदर मैनेजर नहीं होगा, आपके क्लास की क्लास टीचर नहीं होगी, तो क्या आपका स्कूल सही तरीके से चल पाएगा? नहीं चलेगा। सारे बच्चे क्या करेंगे? मनमानी करेंगे, है ना? एक आदमी डांस करेगा ऐसे डिचिक 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 डिचिक, दूसरा बच्चा बोर्ड तोड़ रहा होगा, तीसरा बच्चा प्लेग्राउंड में ऐसे लेटा होगा, आज बहुत अच्छी हवा चल रही, मजा आ रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है यार कि तुम में से कोई भी इंसान पढ़ाई करने वाला नहीं है। तो स्कूल को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, स्कूल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या करिए, आपके पास एक मैनेजमेंट हो, आपके पास एक प्रिंसिपल हो, आपके पास एक मैनेजर हो, आपके पास एक क्लास टीचर हो और आपकी सब्जेक्ट टीचर हो। तो जब ये सारे लोग मिल जाते हैं तब आपका स्कूल बढ़िया तरीके से चल पाता है कि नहीं भाई? ऑब्वियस सी बात है, इजंट इट? कंप्यूटर टीचर बच्चे आ चुके हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको बहुत जल्दी क्लास भी लेंगे। तो जो लास्ट अपडेट है मेरे पास, कंप्यूटर वाले सर आपके मतलब ऑलमोस्ट शायद थोड़ा सा फ्री हो चुके हैं, पॉसिबली हो सकता है, मतलब उनको आप जानते भी हो, मे बी शायद राघव सर या कोई और होगा, बट कंप्यूटर वाले सर आ चुके हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर वाले सर आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे वेरी शॉर्टली। तो ये लास्ट अपडेट है मेरे पास, मैं पूछ के आया था कब से लेंगे ये तो यार आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में ही पता चलेगा, बट हाँ सर इज नाउ अवेलेबल। तो मतलब सर आ चुके हैं, सर अभी क्लास आपकी ले लेंगे, ठीक है? चलिए, तो ऐसा है, कब से होगा वो आपको बस शेड्यूल में आ जाएगा, बाकी एक बार दोबारा पूछ लूंगा मैं, ठीक है? अच्छा जी, तो अब हमने क्या देखा कि यार किसी भी देश को चलाने के लिए आपको सरकार की जरूरत पड़ती है, नीड अ गवर्नमेंट टू रूल अ कंट्री, इजंट इट गाइस? चलिए, अब कितने प्रकार की गवर्नमेंट्स होती है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, कितने टाइप की सरकारें हो सकती है, ठीक है? टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, कितने टाइप की सरकारें यहां पे हो सकती हैं, आई बात समझ में? तो नंबर 1, सबसे पहला टाइप बताता हूं मैं आपको, सबसे पहला टाइप होता है आपका मोनार्की। अब देखिए सबसे पुराना भी है, मोनार्की का मतलब होता है कि दैट इज रूल बाय अ किंग। जब कोई राजा या कोई रानी आपको रूल करती है, रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। तो जब कोई राजा या फिर अगर आप देखोगे आपकी जो रानी है जब आपको रूल करती है तो उसको हम कहते हैं दैट इज मोनार्की। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? मोनार्की। सिंपल भाषा में अंडरस्टैंड करना है कि जब आपके देश को कोई राजा या रानी चला रहा है तो उसे कहा जाता है मोनार्की। अब मोनार्की के अंदर भी ना आपको दो तरीके की चीजें दिखाई देंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मोनार्की के अंदर भी हमें दो कैटेगरीज यहां पे दिखाई देंगे, ठीक है? क्या कैटेगरी है? नंबर 1, पहला होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब बच्चे कई बार ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? बच्चे कई बार कहते हैं कि सर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डेमोक्रेसी है? तो इसका आंसर है सर नहीं है, ठीक है? इसका आंसर है कि नहीं है। चले, तो हमने पहला टाइप का सरकार पढ़ा दैट इज कॉल्ड मोनार्की, यानी जहां पे एक राजा या रानी रूल कर रहा है। ये दो तरीके से हो सकती है, या तो एब्सोल्यूट होगी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में है? राजा या रानी के हाथ में, ठीक है? जब सारी की सारी पावर्स किसके हाथ में है? राजा या रानी के हाथ में, तो हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट मोनार्की है। जैसे आपने पढ़ा होगा यूरोपियन जमाने में, पुराने जमाने में क्या होता था कि बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे और सारी पावर्स उन्हीं के पास होती थी।
मतलब वो अपनी पावर्स को डिवाइड नहीं करते थे, यानी हर एक डिसीजन वो राजा या फिर रानी ही लेता था। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना। अब कई बार अगर आपका राजा गंदा हुआ, राजा बहुत ब्रूटल हुआ, बहुत क्रूअल टाइप का हुआ, तो क्या करेगा, अपनी मनमानी चलाएगा। क्या करेगा वो, अपनी मनमानी चलाएगा। तब हम कह सकते हैं कि भैया ये जो राजा है ना वो ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक मतलब मनमानी चलाने वाला है, यानी सारी बातें अपनी मनवाता है और बाकी दूसरे किसी की नहीं सुनता। दूसरा शब्द डेस्पोटिज्म, आपने कई बार ये भी सुना होगा अपने एसएसटी के अंदर, सर डेस्पोटिक रूल क्या होता है, डेस्पोटिज्म क्या होता है। तो डेस्पोटिज्म, ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूटिज्म, ये सारे के सारे वर्ड्स एक चीज को रिफर करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कोई भी ऐसी सरकार जिसको राजा या रानी चला रही है और सारी की सारी पावर उन्हीं के हाथ में है। और जब ये राजा रानी बहुत गंदे हो जाते हैं, गंदे वाले राजा रानी बन जाते हैं, तब ये क्या करते हैं, किसी को राइट्स नहीं देते, सारी पावर अपने पास लेके बैठ जाते हैं। तो ऐसी मोनार्की खराब मोनार्की है, ठीक है, बेकार है, इनफैक्ट आप कह सकते हो। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। आई बात समझ में? नाउ अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि भैया जिस देश में ऐसा राजा या रानी है, वहां के देश के लोग बड़े खराब हो गए, बड़े दुखी हो गए कि यार हमारे साथ तो मोहमा हो रहा है, गलत किया जा रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि राजा और रानी के ऊपर चलिए कंट्रोल लगाया जाए। अब कंट्रोल कैसे लगेगा? कंट्रोल लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन को ला करके। तो जब किसी भी सरकार जो कि राजा या रानी की है, अगर उसकी पावर को आप कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से लिमिट कर देते हो, तो वो बन जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आपने फ्रांस के बारे में पढ़ा है? फ्रांस में एक बड़ा खतरनाक राजा हुआ करता था, उसका नाम था लुई 16। उसकी एक बहुत ही सुंदर वाइफ थी, उसका नाम था मैरी एंटोनेट। और जिस दिन उसने शादी कर लेना बेटा, उस दिन से वो आदमी बर्बाद हो गया। रियलिटी है भैया कि लुई 16 की शादी जब हुई, उससे पहले वो आदमी बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था, लेकिन सुंदर कन्या के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गया भाई। ठीक है, अब इतनी ज्यादा सुंदर वाइफ थी उसकी, बहुत सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर कन्या, और उसके चक्कर में इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया आदमी कि इसका राजपाट सब बर्बाद। ठीक है, तो फ्रांस में अगर आप देखोगे तो फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ, जब क्रांति हुई फ्रांस के अंदर, तो जो सबसे बड़ा चेंज आया था ना वहां पे, वो था सरकार का चेंज। कि पहले क्या था, फ्रांस के रेवोल्यूशन से पहले जितनी भी पावर हुआ करती थी वो इस लुई 16 के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन जब फ्रांस वालों ने आंदोलन किया, जब वो क्रांति लेके आए, जब उन्होंने राजा की बैंड बजा दी, तो उसके बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, एक संविधान आ गया। और संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है बेटा, संविधान सिर्फ एक बुक नहीं है, किताब नहीं है। संविधान रूल्स और रेगुलेशंस हैं। संविधान वो चीज है जो आपकी सरकार को बताती है, गवर्नमेंट को बताती है कि देश चलाना कैसे है। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं, बेल्जियम। आपने बेल्जियम के नाम सुना होगा, तो बेल्जियम के साथ खास बात पता है को क्या है कि बेल्जियम जो है आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। भूटान को आप जानते हैं ना दोस्त, भूटान, तो भूटान के जो राजा हैं बेटा वो भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। भूटान इंडिया का पड़ोसी मुल्क है, बहुत ही प्यारा पड़ोसी देश है। आज के जमाने का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो भूटान के अंदर जो सरकार है उसके हेड राजा हैं, लेकिन वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, और राजा की पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। तो एज ए रिजल्ट भूटान इज अ वेरी गुड एग्जांपल किसका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। बेल्जियम एक बड़ा प्यारा सा देश है यूरोप के अंदर, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। अब कहोगे सर आज के जमाने का एग्जांपल दो ना एब्सोल्यूट मोनार्की का भी। सऊदी अरेबिया वेरी गुड एग्जांपल। सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां पे राजा के पास सारी पावर्स हैं। तो आज वहां डेमोक्रेसी नहीं है दोस्त, वहां पे राजा लोग हैं, वहां पे शेख लोग हैं, शेख लोग जो कि राजा है वहां के। ठीक है, तो सारी पावर्स उन्हीं के हाथ में। सो दैट इज अ वेरी गुड प्रेजेंट टाइम एग्जांपल कि यार एब्सोल्यूट मोनार्की का सऊदी अरेबिया आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो गया यार मोनार्की वाला सिस्टम। ठीक है भाई, समझ में। अब सर एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हो, सर हमारी किताब में लिखा है वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर, तुम्हारे मन में आ रहा होगा। तो बेटा देखो, दो चीजें हैं। आपने देखा होगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बहुत बदला है एसएससी में, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अगर पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा ना बाबू राव, तो बेटा फिर आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। तो सर इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं यार देखो बेस क्या है कॉन्सेप्ट का, ताकि तुम्हें रटना ना पड़े, और रटने के साथ साथ तुम वो कहना चतुर बन के मत जाओ। दो तरीके एग्जाम देने के, या तो रणछोड़ दास छाछड़ बन जाओ आमिर खान 3 इडियट्स के, या तो साइलेंसर बन जाओ। साइलेंसर बन के जाओगे तो देखा है कि यार आमिर खान से पीछे हो जाता है वो। ठीक है, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें साइलेंसर बनना है, चतुर्लिंगम बनना है, या तुमको बनना है रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ यानी रैंचो। ठीक है, तो फुनसुक वांगड़ू बनोगे कि चतुर बनोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, आई बात समझ में। चल, तो ये तो हो गया मेरे दोस्त मोनार्की। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो होता है हमारे डिक्टेटरशिप। ठीक है, अब देखिए डिक्टेटरशिप को हम हिंदी में कहते हैं तानाशाही। ठीक है, डिक्टेटरशिप। अब ये डिक्टेटरशिप देखिए कई तरीके से हो सकती है। नंबर 1, अब कौन इंसान डिक्टेटर बनेगा, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि डिक्टेटर आखिर है कौन। डिक्टेटर बेटा वो बंदा है जो अगेंस्ट सारी पावर लेके बैठे, लेकिन ये राजा नहीं है। देखिए राजा रानी की सरकार से बहुत अलग है, ये मिलिट्री का बंदा हो सकता है।
आपको एक कहानी सुनाता हूं बहुत बढ़िया सी। पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान साल 2000 की बात है। 2000 में शायद आप बच्चे तो यार मतलब कितने साल के हो गए आप, तो शायद बॉर्न थे तुम लोग 2000 में बॉर्न थे। कितने साल के हो तुम? 15 साल के हो। 15 साल माइनस कर लो। नहीं यार, तुम 2000 में बॉर्न कहां हुए हो गए? साल 2000 में मैं खुद छोटा था, तो तुम कैसे बॉर्न हो जाओगे भाई? ठीक है, तो मैं खुद क्लास 3rd में था। तो साल 2000 की बात है। एक पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान के बारे में सुना है ना तुमने? हाँ, तो पाकिस्तान वही जिसके यहां लोग प्रैक्टिकल किया करते हैं अपने घरों के अंदर, बम लिया, घर ही फोड़ लिया। आदमी वहां का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऐसे ही कम हो रहा है, प्रैक्टिकल करने के चक्कर में आदमी मर गया। ठीक है, अच्छा फिलहाल मतलब ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान के अंदर साल 2000 की बात है कि वहां की जो मिलिट्री है ना, आर्मी थी जो वहां की, उसके एक जनरल थे, इनका नाम था परवेज मुशर्रफ। तो परवेज मुशर्रफ क्या करता है कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उठा के फेंक देता है। ठीक है, क्या करता है भाई? उसको उठा के फेंक देता है और खुद बन जाता है पाकिस्तान का राष्ट्रपति। इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। कि अभी क्या हो रहा है, एक मिलिट्री का बंदा आ रहा है, मिलिट्री का इंसान आ रहा है और वो आ करके पूरे सरकार को पलट दे रहा है और खुद वहां का प्रेसिडेंट बनके, राष्ट्रपति बनके बैठ जा रहा है या सुप्रीम लीडर बनके वहां का बैठ जा रहा है। इसको हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। अब इसका और बढ़िया एग्जांपल ले लीजिए, किंग जोंग उन। तुमने देखा क्या हरकत की उस आदमी ने? नॉर्थ कोरिया वाले जितना गोबर शोबर होता है ना, गंदा कचरा होता है बेटा, वो बलून में बांध करके साउथ कोरिया में फेंक रहे हैं। तुमने देखा भी न्यूज के अंदर पढ़ा कि साउथ कोरिया में बलून, कचरे का बलून गिर रहा करके। इतने बदतमीज हैं नॉर्थ कोरिया वाला वो किंग जोंग उन, सारा कूड़ा अपने देश का बलून में बांध करके फेंक दे रहा है साउथ कोरिया के अंदर। पड़ोसी वाली आंटी बन चुका है वो, है ना। तो किंग जोंग उन वेरी गुड एग्जाम्पल कि डिक्टेटर है ना। अगर आप देखोगे सबको कंट्रोल करके बैठा हुआ है ना, और इनफैक्ट उसके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं करता। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप। ठीक, चलिए, तो अगर आप देखोगे तो डिक्टेटरशिप में क्या हो रहा है कि कोई एक बंदा है, हो सकता है मिलिट्री का इंसान हो, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, पूरे देश के ऊपर कब्जा जमा के बैठा हुआ है। ठीक है, कोई यहां पे पावर डिवीजन नहीं हो रहा, कोई उसके अपोज नहीं जा सकता, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो उसने पूरा कंट्रोल जमाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखिएगा एक और जो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त? डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी के अंदर भी ना दो तरीके आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका डायरेक्ट और दूसरा आ जाता है आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट को कई बार हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का नाम भी देते हैं। इनडायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कई बार इनडायरेक्ट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, आई बात समझ में? आप समझिएगा दोनों पॉइंटर्स, बिकॉज हमारा जो मतलब है वो इससे बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। अब देखिए डेमोक्रेसी क्या चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने चुनाव करवा दिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपके देश के अंदर कौन सरकार बनाएगा ये आपके लोग डिसाइड करेंगे। अब जैसे भारत में आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, और लोकसभा के इलेक्शंस में काफी बढ़िया लोगों ने वोटिंग की, काफी मस्त वोटिंग की है। कई जगह पे नहीं भी हुई है वोटिंग, ठीक है, बट लोगों ने अपने नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पे चूज किया। तो डेमोक्रेसी कहता है कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, यानी लोग जिसको वोट डाल करके चूज करें वही लोग आगे चल के सरकार बनाएं। सो दैट इज अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल। एक ऐसी सरकार जिसको देश के लोगों ने मिलकर बनाया है, वो सरकार कहलाती है आपकी डेमोक्रेटिक सरकार। अब डेमोक्रेटिक सरकार दो तरीके की हो सकती है। नंबर 1, पहला हो सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा हो सकता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा पॉपुलेशन साइज छोटा होगा। अब मान लीजिए बहुत छोटा सा कंट्री है, वहां पे सिर्फ 1000 लोग रहते हैं या 1 लाख लोग रहते हैं। अब 1 लाख लोग मिल करके आपस में ही बातचीत करके अपनी सरकार बड़ी आसानी से अपॉइंट कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत छोटा देश है, वहां रहने वाले लोग सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 लोग क्या करेंगे, बड़ी आसानी से आपस में बातचीत करके अपने लीडर्स को यहां पे अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो छोटी पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं वहां पे ऐसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कर जाती है। मतलब लोग ही अपने लीडर्स को अपॉइंट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि अपने बिहाफ पे कोई अपॉइंट किया जाएगा फिर वो सरकार बनाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं डायरेक्ट, भैया इतने लोग हमने चूज कर लिए, अब यही गवर्नमेंट बनाएंगे, यही चलाएंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपसी में टास्क डिवाइड कर लेते हैं, कि लोगों ने क्या किया कि आपसी में सारे टास्क डिवाइड कर लिए, हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी और लोगों ने मिल करके अपना देश चला लिया। दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब पॉपुलेशन देश की कम है तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन कम होगी, लोग आपस में काम बांट लेंगे और अपना मिलजुल करके देश चला लेंगे। दैट इज मोर ओवर डायरेक्ट। ठीक है, अब आती है इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो हमारे देश भारत में है।
हम लोग डायरेक्टली सरकार नहीं चलाते, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आप पार्लियामेंट के अंदर जाके नहीं बैठते, लोकसभा राज्यसभा में बेटा आप नहीं जाते हो। आप सुबह उठ के स्कूल जाते हो, लोकसभा राज्यसभा नहीं जाते। आपके पापा मम्मी ऑफिस जाते होंगे, लोकसभा राज्यसभा नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने अपने बिहाफ पे एक नेता, एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पे अपॉइंट किया। आई बात समझ में? तो आज अगर मैं जाके मोदी जी को वोट डाल के आ रहा हूं, लेट्स से मैं बनारस गया और बनारस में मैंने कहा कि भैया मेरा वोट मोदी जी को, तो मोदी जी मैं इसलिए अपॉइंट कर रहा हूं ताकि वो मेरे बिहाफ पे मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहां पे? लोकसभा के अंदर। ठीक है कि भैया लोकसभा के अंदर वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ही इज माई रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो भारत के अंदर क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चलती है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। तो हम लोग क्या करते हैं? वोटिंग्स के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर अपने नेताओं को अपॉइंट करते हैं और वो नेता फिर आगे जाकर के कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं और सरकार बनाते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो हो गई हमारी अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स। देखो वैसे और भी बहुत सारे टाइप्स हैं यार, बहुत सारे टाइप्स है। तुम जितना जाओगे ना उतना कंफ्यूज हो गए। तुम्हें फिलहाल मोटा मोटा 3 चीजें मैंने समझा दी हैं जो तुम्हारे काम की हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, अदरवाइज तो यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है अपने पास फिर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो हम लोग को समझनी है यहां पे। चलिए अब करते हैं क्लास का आज का पहला पोल। तो देखिए मैंने स्पेशली आपसे इसीलिए कहा था कि पहला पोल हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के। चलो अब मेरे दोस्त क्लास का पहला पोल किया जाए तो पहला पोल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। चलिए तो आपने जो पढ़ा है मैं आपसे वही पूछूंगा। ठीक है, चलिए देखता हूं कितने बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ठीक है, इन पाकिस्तान फॉर्म्ड अ डैश गवर्नमेंट। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुमको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अगर तुमने एमएस धोनी मूवी देखी है ना, द अनटोल्ड स्टोरी, उसमें एक सीन आता है जहां पे मुशर्रफ धोनी की तारीफ करता है। थाला फॉर अ रीजन गाइस। ठीक है, मतलब यार फैन था यार वो बंदा, धोनी का भी फैन था। रीजन इज कि उसके टाइम पे धोनी और इंडियन क्रिकेट टीम जो थी पाकिस्तान खेलने गई थी, पाकिस्तान हरा के आई थी, बहुत बढ़िया खेला था। लंबे लंबे बाल थे एमएस धोनी के उस टाइम पे। एंड किसी ने क्राउड में प्ले कार्ड लिया हुआ था कि धोनी कट योर हेयर, और जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुआ तो मुशर्रफ धोनी को कहता है कि आई सॉ अ पर्सन इन द क्राउड होल्डिंग अ प्ले कार्ड दैट इज कट योर हेयर एंड टेक माई एडवाइस, डोंट कट योर हेयर, यू लुक स्मार्ट इन दिस। भाई थाला फॉर अ रीजन, क्या बात है यार। तो भाई ये चल रहा है यार कि ये बंदा उससे बड़ा इंप्रेस था। मतलब ये तो है कि यार धोनी की बैटिंग देख करके एंड बाल वाल देख करके बड़ा थाला फॉर अ रीजन। चलो आगे बात करते हैं फिलहाल। तो जनरल परवेज मुशर्रफ इन पाकिस्तान फॉर्म्ड अ डैश गवर्नमेंट। 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। डेमोक्रेटिक सरकार, जल्दी बताइए फटाफट से बच्चों। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेकंड इज डिक्टेटरशिप। क्या लगता है आपको क्या बनाया था भैया? डिक्टेटरशिप बनाया था। ठीक है, अच्छा तीसरा ऑप्शन आपको दे देता हूं यार, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी। अच्छा डेमोक्रेसी तो हो गया, तो तीसरा ऑप्शन आपको दे देते हैं भाई मोनार्की। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भाई मोनार्की। एंड चौथा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो दैट इज नन ऑफ द अबव। चलो तो 4 ऑप्शन है बेटा आपके पास यहाँ पे, फटाफट से बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो 45 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिस बच्चे का भी पोल नहीं आता, अगर पोल आपके साथ दगाबाजी कर जाता है तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, चैट पे आंसर करना है और करेक्ट आंसर होगा तो अपने को प्लस 10 पॉइंट्स दे देने। ठीक है, और क्लास जैसे एंड होगी उसके बाद मुझे बताना है, मतलब जब पोल एंड होगा, फाइनली क्लास एंड होगी तो मुझे बता देना है कि कितने कितने 10 पॉइंटर्स आपके हुए हैं, यानी टोटल स्कोर कितना हुआ है। ओ भाई भिड़ गया मैं दोबारा से लाइट में, पानी लेने जा रहा था। चलो पानी ले लिया भाई मैंने, मजा आ गया, वेरी सुपर। वेरी नाइस गाइस, कीप इट अप विक्ट्री बैच। विक्ट्री के वीरो, विक्ट्री के चैंपियंस, बढ़िया कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया, बहुत मजा आया, क्या बात है भाई। इस बार लेकिन वर्ल्ड कप में मजा नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा भाई इस बार वर्ल्ड कप के अंदर, वेरी बैड है ना। देखा वर्ल्ड कप तुमने, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है इस बार यार, वेरी बैड। चलिए आगे बात करेंगे फटाफट से। डन कर लिया क्वेश्चन, अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस अलंकृत, वेरी नाइस अरमान। हाँ एग्जैक्टली गाइस एग्जैक्टली सर, आज अब पिच, हाँ यार पिच क्या कर सकते हैं, छोड़ो, वी कांट हेल्प आउट। ओके सो द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, द करेक्ट आंसर क्या है बच्चे हमारा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्टेटरशिप। जी हाँ बिल्कुल सही। तो यार जनरल परवेज मुशर्रफ मालिक
क्या थे? डिक्टेटर साहब थे, ठीक है। सो 90% बच्चों ने सही दिया एंड दैट शोज कि आप अच्छे से फोकस कर रहे थे। दैट्स रियली गुड यार, दिस इज थम्स अप फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अस्तित्व, हमजा, अंशिका, आराध्या, राशि, नेहा, मंजिला, वी हैव अब्दुल्ला भाई, अर्नव, सानिध्य। क्या बात है सानिध्य, तुम्हारा नाम बहुत रिसेंट देखा मैंने, बट इट्स गुड, अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है। चलो जी, तो भाई साहब मुशर्रफ थे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुशर्रफ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो टॉपिक है दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, एकदम बीच से स्टार्ट हो गया है और फेडरलिज्म की बात की है उसमें, है ना। अब बच्चा यहां तक देखो समझ गया कि यार, कहता है आपने सर ये समझा दिया कि भैया मोनार्की में राजा रानी है, डिक्टेटरशिप के अंदर एक सरफिरा आदमी आ गया है, मिलिट्री का हो सकता है, और वो आकर के पूरे देश पे अपना राज्य चला रहा है, और डेमोक्रेसी में लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया है, तो मतलब सरकार जो है लोगों की है, सिंपल सी बात है। यहां तक मामला समझ में आ गया। अब होता यह है कि यार इसमें एक नया कंसेप्ट आ जाता है, इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। अब लो बच्चा कंफ्यूज, कहना अरे यार ये क्या मजाक चल रहा है, अभी तो हम डेमोक्रेसी के पढ़ के आए, अब फेडरलिज्म आ गया। अब देखो फेडरलिज्म क्या है समझना। देखो अब हमारा नाता जो है ना डिक्टेटरशिप और मोनार्की से खत्म है, अब हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो भैया डेमोक्रेसी की जो आत्मा है, आत्मा आत्मा मतलब सोल, समझ रहे हो तुम डेमोक्रेसी का सोल, वो कह रही है मुझे बांट दो, ले डिवाइड मी, वेरी सिंपल, आई एंजॉय, डिवाइड मी, बांट दो मुझे। किसको बांट दो? मेरे को बांट दो, मतलब पावर्स को बांट दो। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट शेयरिंग। डेमोक्रेसी क्या कह रही है? शेयरिंग इज केयरिंग, जितना मुझे बांटोगे मैं उतना खुश होती जाऊंगी। तो ऐसे शाहरुख खान का पोज करी डेमोक्रेसी, मुझे बांट दो सेन्योरिटा, बांट दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब जो छोटे छोटे देश हैं, है ना, जो छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रांग बनना चाहेंगे, पावरफुल बनना चाहेंगे, है कि नहीं दोस्त। और जो बड़ा देश है वो अपनी पावर को देखेगा कि यार सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी डेमोक्रेटिक सरकार बनती है, जब कभी भी सरकार बनती है, तो हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि यार पावर्स को सही तरीके से शेयर किया जाए, ठीक है, पावर्स को सही तरीके से शेयर किया जाए। और इसी शेयरिंग ऑफ पावर्स को आप सिंपल सी भाषा में या बड़ी पढ़ी लिखी भाषा में फेडरलिज्म कह सकते हैं। तो फेडरलिज्म या फेडरल शब्द का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। क्या होता है बेटा? दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी पावर को बांट देना। आई बात समझ में? चलिए लेट्स टॉक अबाउट फेडरलिज्म। तो देखो यार ये सारी बातें ना मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज अगर ये तुम्हें चमक गया ना भाई, अगर ये कंसेप्ट तुम्हें चमक गई, ये बेसिक बातें तुम्हें चमक गई, तो चैप्टर ऐसे सेकंड्स में उड़ा के ले जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है चीज का। तो जब भी हम फेडरलिज्म शब्द की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, दैट का मतलब बहुत सिंपल है, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी पावर्स को यहां पे बांट देना, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, दैट इज पावर को यहां पे बांट देना। और जब कभी भी आप पावर्स को बांटते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने वाली सरकार है, वहां पे हमेशा सरकार के लेवल्स होने वाले हैं, दैट देयर विल बी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो भैया लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसके जो ध्यान से फोकस करके पढ़ेगा। आई बात समझ में? तो लेवल सबके निकलेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति फ्रॉम, ठीक है। चलो, तो हमने क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म का मतलब होता है कि किस तरीके से आपने पावर को डिवाइड किया है। और जब भी हम कभी भी पावर डिवीजन की बात करते हैं तो हमेशा गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, है ना। तो पावर को क्या किया जाता है? इन लेवल्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, अब अगर आप देखोगे तो हमेशा कोई भी सरकार जो इस फेडरलिज्म वाले कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर रही है, आप हमेशा देखेंगे उस सरकार के अंदर हमेशा एक डिवीजन होगा। मतलब एक गवर्नमेंट आपकी देश चला रही होगी और एक गवर्नमेंट आपकी स्टेट चला रही होगी। जैसे भारत के अंदर अभी अभी हमने किसको अपॉइंट किया है? हमारे देश की नेशनल गवर्नमेंट को, यानी वो कौन सी गवर्नमेंट होगी जो देश चलाएगी, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की भी अपनी गवर्नमेंट होती है जिनका काम होता है उस स्टेट को रन करना, ठीक है। तो कभी भी जब हम कभी भी एक फेडरल सरकार की बात करते हैं, जब भी हम कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर की, तो हमेशा मिनिमम ध्यान रखिएगा, मिनिमम यहां पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए। जब भी हम कभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर, ठीक है, एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर। जब कभी भी आप किसी भी फेडरल सरकार की बात करोगे, फेडरल स्ट्रक्चर वाली गवर्नमेंट की बात करोगे, तो फेडरलिज्म कहता है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हमेशा यहां पे एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी ही होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर, ठीक है। लेवल 1, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले लेवल की बात करूं, तो लेवल 1 हमेशा एक नेशनल गवर्नमेंट होती है जो पूरा देश चलाती है, नेशनल गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर इसे आप यूनियन गवर्नमेंट कह लीजिए, ठीक है। इसका काम क्या होगा? ये करेगी आपको देश को रन, ठीक है,
इसका काम क्या होगा बेटा? यहां पे इट रन्स द कंट्री। ये क्या चलाएगी? आपका देश चलाएगी, रन्स द कंट्री। डन। तो हमेशा एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, जनरल गवर्नमेंट कह सकते हैं, जिसका काम होगा देश चलाना। और फिर आपके पास एक स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, स्टेट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। तो ये स्टेट या प्रोविंशियल सरकार का मतलब क्या होगा दोस्त? इसका मतलब होगा यहां पे स्टेट को रन करना। ठीक है, इट रन्स द स्टेट। ठीक, इट रन्स द स्टेट। ये क्या करती है? स्टेट को या किसी प्रोविंस को यहां पे रन करती है। आई बात समझ में? तो जब हम कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देखो ध्यान देना बच्चे, और फेडरल स्ट्रक्चर हमेशा आप देखेंगे दोस्त कि एक डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर आपको दिखाई देता है। या आपको डिक्टेटरशिप में नहीं मिलेगा, आपको मोनार्की में जनरली नहीं मिलेगा। ठीक है, मोनार्की के अंदर हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हो, लेकिन जनरली एब्सोल्यूट में नहीं मिलता। ठीक है, तो जनरली जब कभी भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सरकार की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक सरकार को चलाने का तरीका होता है ना? और एक तरीका इनमें से कहलाता है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जब आप पावर्स को डिवाइड कर देते हो, किसमें? लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। तो जो भी देश फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, वो हमेशा अपनी पावर्स को डिवाइड करेगा एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। तो जब तक 2 लेवल्स नहीं बन जाते सरकार के, तब तक आप उसे फेडरल सरकार नहीं कह सकते। तो जब हम इंडिया के प्रियम्बल को पढ़ते हैं, आप कभी इंडिया के प्रियम्बल को पढ़िएगा, भारत के संविधान को पढ़िएगा, तो भारत का जो संविधान है बेटा, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने की बात करता है। वो कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिक देश है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पे लोगों के पास पावर है अपने लीडर्स को चूज करने की। और हम सरकार में पावर्स कैसे डिवाइड करते हैं? फेडरलिज्म के हिसाब से, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, कहने का मतलब है हमने पावर्स को यहां पे शेयर कर दिया है, बांट दिया है, ताकि देश को आसानी से चलाया जा सके। ठीक है, बिकॉज भारत एक बहुत बड़ा देश है यार, 28 स्टेट्स है अपने पास, 8 यूनियन टेरिटरीज है अपने पास। तो इन सबको चलाने के लिए एक सरकार काफी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमेशा सरकार के अलग अलग लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे इंडिया में अगर आप बात करें, हम भारत की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास कितने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है? हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। कौन कौन से? अगर आप भारत की बात करोगे तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, ओके, सेकंड और थर्ड, तीनों बना लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास क्या है बेटा? भारत के पास 3 लेवल से। नंबर 1, पहली हमारी यूनियन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो, यूनियन गवर्नमेंट कहते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है हमारी स्टेट सरकार या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास हमारी लोकल गवर्नमेंट, यानी जिसको आप ग्राम पंचायत या फिर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हो। ठीक है, तो इंडिया में जब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाती है बेटा, तो हमारे पास कितने लेवल्स हैं? हमारे पास 3 लेवल्स हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और अगर आप देखोगे तो ये बहुत क्लियरली बताता है कि भारत फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करता है। ठीक है, बिकॉज फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमेशा पॉलिटिकल पावर 2 लेवल्स के बीच तो डिवाइड होनी ही चाहिए। तो अगर आपको फेडरलिज्म को डिफाइन करना तो आप कैसे करेंगे? फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ या इज अ वे ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट in which the power is divided at least between the 2 different levels। ठीक है, जहां पे पावर को आप एटलीस्ट 2 डिफरेंट लेवल्स के अंदर यहां पे डिवाइड कर रहे हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, तभी आपकी सरकार कहलाती है एक फेडरल सरकार। आई बात समझ में? जहां पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा वो कहलाएगी यूनिटरी सरकार, और जहां पे कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे वो कहलाएगी एक फेडरल सरकार। आई बात समझ में दोस्त? और भारत में कितने लेवल्स हैं? भारत में 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंट्रल सरकार का काम है देश चलाना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है स्टेट चलाना, और लोकल गवर्नमेंट हो जाती है आपकी गांव में और शहरों में। गांव के अंदर आप इन्हें पंचायत के फॉर्म में जानते हैं, शहरों के अंदर आप इन्हें नगर निगम या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फॉर्म में जानते हैं। आई बात समझ में? तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक सरकार है, इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक सरकार को चलाने के कई तरीके हैं, उनमें से एक है आपका फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जब पावर्स को आप डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, किसके बीच? अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच। तो फेडरलिज्म कहता है कि कोई भी सरकार अगर फेडरल है तो उसके पास एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होने चाहिए, एक नेशनल लेवल पे सरकार हो और एक स्टेट लेवल पे सरकार हो। जब भारत की बात करें तो भारत और बड़ा एग्जांपल देता है डेमोक्रेसी का, और भारत में हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक यूनियन हो जाता है, एक स्टेट हो जाता है और एक लोकल हो जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में दोस्त? ठीक है, चलिए। तो यार इंडिया का स्ट्रक्चर समझना देखो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है, बिकॉज इंडिया में अगर एक चीज होती है तो उसके साथ साथ दूसरी चीज भी हो जाती है। अच्छा, अब एक और मजेदार बात करता हूं। अब कई बार बच्चा जब ये पढ़ लेता है कि अच्छा सर आपने बता दिया कि भाई 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो बच्चा कहता है कि सर इज इंडिया फेडरेशन?
नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या इंडिया एक फेडरेशन है? इज इंडिया फेडरेशन? मतलब इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फेडरेशन कहता ही नहीं यार। आर्टिकल 1 पढ़िए, आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल नंबर 1 पढ़िए। आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है पता है आपको? आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक बार क्लास 10th में क्वेश्चन आया था, एक फेडरलिज्म का ही क्वेश्चन, में आप ध्यान से सुनना इस चीज को। क्वेश्चन ये था कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स बट स्टिल वी प्रैक्टिस फेडरलिज्म। हाउ? कैसे? इंटरेस्टिंग है अपने आप में कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत इज अ इंडियन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और फिर भी हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा क्यों है? देखो ऐसे इसका रीजन है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। इसका रीजन है फॉर द ईज ऑफ गवर्नेंस। फॉर द ईज ऑफ गवर्नेंस, यानी हम आसानी से देश को चला पाए, इस वजह से हमने पावर को डिवाइड किया है। हमने क्या किया है दोस्तों? इस वजह से पावर को डिवाइड किया है। हम बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है, हम पावर को इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि हम देश को आसानी से चला पाए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई देश का, अगर कोई भी स्टेट हमारे इंडिया को छोड़ के जाना चाहे तो वो जा सकता है। इंडिया इज आप कह सकते हो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये जितने भी स्टेट्स भारत के अंदर हैं, इनके पास पावर तो है, लेकिन ये पावर नहीं है कि ये इंडियन यूनियन को छोड़ करके अलग हो जाए। ठीक है? तो जब हम कहते हैं ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहता, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि नो डाउट कि हम लोग पावर को शेयर करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, लेकिन किसी भी स्टेट के पास यह पावर नहीं है कि वो इंडिया को छोड़ करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री यहां पे बना पाए। ठीक है? या हमारे अगर देश के सिटीजनशिप की बात की जाए तो डजंट मैटर ऑफ भारत में कहीं भी रहते हो, आपकी सिटीजनशिप सिंगल ही मानी जाएगी, यानी आप इंडियन सिटीजन ही माने जाओगे। ठीक है? आई बात समझ में? तो ये एक छोटी सी पॉइंटर्स है जो आपको अपने दिमाग में फिट करनी है या फिर बैठानी है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था यहां पे। ठीक है? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है? डन। तो यार इसको देखो, दिमाग पे लोड मत लेना, दिमाग पे बिल्कुल लोड लेके काम मत करना। ये बेसिक बातें हैं जो आपको एकदम बेस बनाने में, मजबूत करने में आपको हेल्प करेंगी। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सारे बच्चे मेरे बातों पे ध्यान देंगे। मैंने आपको पढ़ाया कि यार सरकार कई तरीके की हो सकती है। ठीक है? 3 मेजर तरीके हमने बताए। नंबर 1 मोनार्की, यहां पे एक राजा या रानी आपको रूल करते हैं। मोनार्की भी 2 तरीके का हो सकता है, एब्सोल्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। एब्सोल्यूट का मतलब है कि जहां पे सारी पावर राजा के हाथ में, वो कोई पावर शेयर नहीं कर रहा। और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जहां पे राजा की पावर पे कंट्रोल लगा हुआ है। कैसे? एक कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से। ठीक है? आई बात समझ में? चलो, फिर हमने देखा डिक्टेटरशिप, जहां पे कोई मिलिट्री का इंसान आ जाता है या कोई भी रैंडम बंदा जो है अभी क्या कर रहा है, अपने सरकार जो है अपनी तरीके से चला रहा है, मतलब अपनी मनमानी कर रहा है। दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। अब वो राजा नहीं है, वो रानी नहीं है, बट वहां का लीडर बन के बैठा हो सकता है, राष्ट्रपति बन के बैठा हो। जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लिया कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार पे कब्जा कर लिया था और वहां के राष्ट्रपति बन के बैठ गए थे। ठीक है? चलिए, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। फिर हमने पढ़ा डेमोक्रेसी, यानी जहां पे लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को अपॉइंट कर पाए। डायरेक्ट भी होती है और इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट मतलब जहां पॉपुलेशन कम है तो लोग आपस में ही मिलकर सारी चीजें डिसाइड कर ले रहे हैं, और इनडायरेक्ट मतलब जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या नेताओं को यहां पे चूज कर रहे हैं कि वो उनके लिए डिसीजंस लेंगे। ठीक है? आई बात समझ में? फिर हमने देखा कि डेमोक्रेटिक सरकारों में भी कई तरीके होते हैं पावर्स को शेयर करने के। उसमें से एक तरीका कहलाता है फेडरलिज्म। ठीक है? तो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है डिवीजन ऑफ द पावर्स, यानी आपने क्या किया, पावर को यहां पे बांट दिया। तो कोई भी सरकार जो फेडरलिज्म फॉलो करती है, इस पॉलिसी को फॉलो करती है, वो हमेशा आप देखेंगे कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो रखती ही रखती है। बिकॉज फेडरलिज्म का बेसिक आइडिया यही है कि अगर आप फेडरलिज्म पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए। पहला लेवल आपका देश चलाएगा जिसको आप सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे, और दूसरा लेवल आपका स्टेट चलाएगा जिसे आप स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेंगे। भारत के अंदर स्पेशलिटी यह है कि हमारे पास एक और लेवल है जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी गांव के अंदर पंचायत और शहरों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर निगम। ठीक है? और एक और स्पेशल बात जो हमने पढ़ी कि हमारा देश का जो संविधान है वो इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बताता, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है। वो ये कहता है कि हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं एंड फेडरलिज्म पॉलिसी को फॉलो करते हैं। क्यों? ताकि हमारे इस बड़े से देश में सारी चीजें बहुत आसानी से मैनेज हो पाए, इस वजह से हम पावर को शेयर करते हैं। बट इसका मतलब यह नहीं है कि कोई स्टेट अगर चाहे तो भारत को छोड़ करके अलग या अपना इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर सकता है। ठीक है? आई बात समझ में? अगर आज उत्तर प्रदेश कहे कि हमको अलग देश बनना है, वो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में बच्चों? दैट इज वाई इंडिया को हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? चल, तो यहां तक तो कहानी देखो, हमने एक बेसिक कहानी हमने पढ़ ली। अब फटाफट से क्या करेंगे, जल्दी से लेट्स हैव अ क्वेश्चन। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे एक सवाल किया जाए फटाफट से, है ना? जल्दी से चलो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहां पे नॉट करेक्ट है। करेक्ट नहीं बताना, नॉट करेक्ट बताना है। चार ऑप्शन, ठीक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इंडिया shares power between 3 levels of government, ठीक है। चलिए, states in India are free to declare their independence, independence from India. Okay, and option number D is both A and B. चलिए, सॉरी, ये A and B को ज्यादा ही ऊपर चले गए, इसको थोड़ा नीचे लेकर के आते हैं ना, ज्यादा आसमान में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, चलो उनको नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है। सो बोथ A and B, डन। चलिए, तो चार ऑप्शन अपने पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। बहुत सारे प्यारे प्यारे लाल दिल आते हो यार, दिल लाल होता है क्या सही में है? बायोलॉजी वाले आपके मैम बताएंगे आपको, है ना, कि यार दिल का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है। चलिए, लेट्स हैव अ फंटास्टिक वन। चलो, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा यहाँ पे एकदम फटाफट से, जल्दी से नहीं लगाना है या लगाना है तो आप ही बताओगे, ठीक है। चलिए, तो लेट्स हैव द पोल्स हियर फटाफट से। और जिनका पोल्स नहीं आ रहा है बेटा, चार्ट्स पे आंसर देंगे, और चार्ट्स पे आंसर दे करके अगर सही आंसर देते हो आप तो +10 पॉइंट्स अपने यहां पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करते हैं बच्चा बाड़ी। लेट्स मूव फर्दर भाई, फटाफट से जल्दी से। चलिए, ओके, सुपर, क्या बात है, सुपर। चलो, ठीक है, डन। ओके, बहुत ही बढ़िया, सुपर। चलो, कर लिया दोस्तों, कर लिया क्वेश्चन, सबने सवाल। देखो यार, ये एक्स्ट्रा पढ़ाना ना तुमको बहुत फायदा करके जाएगा। तुम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते होगे ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा, हाँ सर, कि ये जो बेस हमने पढ़ा है ना आज फेडरलिज्म का, ये अपने बहुत काम का है। बहुत दिलचस्प चैप्टर है यार दोस्त, बहुत सारी बातें इसमें हम लोग करेंगे। एंड इनफैक्ट तुम्हारे हिस्ट्री और सिविक्स का सिलेबस मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मजेदार है। आगे तुम हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम्हें और मजा आएगा। फिलहाल क्वेश्चन हो गया सारे बच्चों का, देखिए बहुत सिंपल है। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से सही कौन सा नहीं है। यार, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है यार। इंडिया शेयर्स पावर बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। स्टेट्स इन इंडिया फ्री टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, गलत बात है दोस्त। भारत में स्टेट्स अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो छोड़ करके देश को भाग जाए, कहता है अच्छा चलो, है ना, घर वालों को भी भाषा है बोल बाल के, मैं तो आया इंडिया वाला यूनियन छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टेट से गाना गा के हमको बाय बाय बोल के नहीं जा सकते, तो दैट्स नॉट अलाउड। हमारे संविधान ये बात को अलाउ नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। 92% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। वेरी नाइस मौलिक, वेरी नाइस राशि, वेरी नाइस हमजा, वेरी नाइस अद्वित, वेरी नाइस नेहा, वेरी नाइस चिन्मय, क्या बात है। जिया, बहुत अच्छा आंसर किया, क्या बात है, वेरी नाइस। ये तो राइम हो गया यार। शाश्वत, हारिस भाई, प्रतीक, वेरी नाइस, प्रतीक वेरी नाइस बेटा, क्या बात है। तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स यहां पे कर दिए हैं। चलिए, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चैप्टर के अंदर। लेट्स मूव फर्दर। हाई एंजेलिन, पंजाब टू कनाडा, ए कौन ले जा रहा है पंजाब टू? वंश, पोल नहीं आया बेटा, यहां पे आंसर दे दो। करेक्ट आंसर है तुम्हारा, तो गिव योरसेल्फ 10 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, ओके, बढ़िया। चलो, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, तो दोस्त क्या पढ़ा हमने फेडरलिज्म के बारे में, कि फेडरलिज्म क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर को क्या किया जा रहा है दोस्त, पावर को यहां पे डिवाइड कर दिया जा रहा है। किसके बीच में? मिनिमम एटलीस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के तो बीच में। इंडिया का केस थोड़ा स्पेशल है कि भारत में एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। हर देश के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर देश के अंदर नॉर्मल तौर पे अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। इंडिया थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक बातें करता है, तो इंडिया ने एक और लेवल यहां पे ऐड कर दिया, दैट इज लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, अगर आप देखोगे तो जनरली किसी भी फेडरेशन के यहां पे 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक आपका सेंटर पे और एक आपका स्टेट पे। सेंटर का काम होता है पूरे देश को चलाना, स्टेट का काम होता है स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वहां की बातों को मैनेज करना। आई बात समझ में? चल, ये चीज हम पढ़ के आ रहे हैं।
अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए सरकार है। एंड जितने भी नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है मुद्दे, जितने भी देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, फॉर एग्जांपल देश का डिफेंस सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, या डिफेंस के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मैटर्स हो गए जो पूरे देश को इंपैक्ट करने वाले हैं, वो सारे के सारे चीजें कौन डिसाइड करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है बेटा, यहां पे जो स्टेट से रिलेटेड पर्टिकुलर मुद्दे हैं, स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, और जो डे टू डे इश्यूज हैं स्टेट्स के रिलेटेड, उनको सॉल्व करना, उन्हें मैनेज करना, ये काम किसका? ये काम है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स का। डन। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम कई बार यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा बच्चों इसको, तो इसको हम लोग कई बार यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, कई बार इसको जनरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो भारत के अंदर जनरल गवर्नमेंट नहीं कहा जाता, भारत के अंदर या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहोगे या तो आप यूनियन गवर्नमेंट कहोगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी यहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है देश चलाना, देश के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि अपने स्टेट के जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुद्दे हैं, उनको यहां पे देखना, उनको यहां पे सॉल्व आउट करना। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ अच्छा, एक स्पेशल बात और होती है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के अंदर कि दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की ना इंडिविजुअल पावर्स हैं, ठीक है, और इन पावर्स के लिए वो एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है। ये बात तो यार देखो, अगर आप देखेंगे तो इंडिया के केस में भी लागू होती है कि भारत के अंदर जो स्टेट्स के मुद्दे हैं, स्टेट के सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, खेती बाड़ी इसको आप कहते हो, या पुलिस हो गया। अब पुलिस हमेशा अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, स्टेट के कंट्रोल में आती है। अब मान लीजिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी पुलिस एक्शन रिक्वायर्ड होगा ना, तो वहां का चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेंट्रल नहीं बोलेगी मध्य प्रदेश वालों को कि यार आप अपनी पुलिस भेजो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो जो स्टेट के मुद्दे हैं, स्टेट के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, हो सकता है एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज हो, सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, पुलिस के कंट्रोल की बात हो गई, तो ये सारे मुद्दों की पावर किसके पास है? ये सारे मुद्दों की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट गवर्नमेंट अपने डिसीजंस के लिए यहां पे सेंट्रल को आंसरेबल नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कोई दंगा हो जाता है स्टेट के अंदर और पुलिस वहां पे लगा दी जाती है, तो कभी भी जो स्टेट का सीएम है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं पूछेगा कि पुलिस भेजूं या ना भेजूं। ये उसका डिसीजन है, उसके पार्टी मेंबर्स का, उसके कैबिनेट का डिसीजन होगा। तो स्टेट से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो कौन सॉल्व करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल मतलब देश से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आई बात समझ में? और दोनों एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है, मतलब अपने डिसीजंस इनके इंडिपेंडेंट डिसीजंस हैं और दोनों एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं बड़ा बच्चे, लेट्स मूव फर्दर। नाउ अब बात आती है कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के कोई की फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। ठीक है, देखो हमने ये तो समझ लिया कि फेडरलिज्म के अंदर हमेशा जो है दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होने वाले हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो देश चलाएगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो आपका स्टेट चलाएगी। इंडिया के अंदर केस स्पेशल है, यहां पे एक लोकल गवर्नमेंट भी है जो गांव को या शहरों को यहां पे मैनेज करती है। ठीक है, चलिए अब किसी भी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के कुछ फीचर्स होने चाहिए। तो वैसे ही अगर हम बात करें फेडरलिज्म के, तो फेडरलिज्म के भी कुछ फीचर्स होनी चाहिए, कुछ खासियत होनी चाहिए, है ना। ऐसे कैसे मान लेंगे यार फेडरलिज्म बहुत बढ़िया चीज है, पावर को शेयर करना बहुत अच्छी चीज है, या लड़ाई नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। अदरवाइज क्या होगा यार कि लोग, नेता लोग लड़ते ही रहेंगे आपस में, तूने मेरे यहां की पुलिस ले ली, तूने मेरे यहां की पुलिस ले ली है, मैं आर्मी भेज दूंगा बम से उड़ा दूंगा, मैं पुलिस भेज दूंगा गन से उड़ा दूंगा, तो यार आपस में लड़ाइयां चलती रहेंगी। ए तूने ज्यादा पैसा ले लिया, मैंने कम पैसा लिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं बड़ा बच्चे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। देखिए नंबर 1, देखिए सबसे पहला फीचर किसी भी टाइप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहला फीचर है कि दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। अब लेवल्स को हम कई बार टीयर्स भी बोलते हैं, तो बच्चा प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि सर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो लेवल्स को हम कई बार टीयर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर फेडरलिज्म का है कि कोई भी देश जो फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करेगा वह हमेशा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दो या दो से ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं ना बेटा, वो सेम सिटीजंस को ही गवर्न करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में भले ही आप कोई भी स्टेट पे रहते हो, है ना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को आप फॉलो करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को आप फॉलो करते हो, लेकिन आप कहलाओगे भारत के ही नागरिक। ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो कि आप मध्य प्रदेश के नागरिक कहलाओगे, नहीं। सिटीजनशिप की बात की जाए तो आपके सिटीजनशिप में भारत या इंडिया ही आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि भले ही चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, वो सेम सिटीजंस के ऊपर ही अपने रूल्स को लागू करता है। ठीक है, दो सेम सिटीजंस को ही गवर्न करता है। इट डजंट मैटर कि आप देश में कहीं पे भी रह रहे हो, बट जो रूल्स हैं वो आपको एज एन इंडियन सिटीजन ही फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, डन। चलो अब अगर आप देखोगे
हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है लीगल अथॉरिटी होना, ठीक है, लीगल अथॉरिटी होना। तो यहां पे बता दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भैया कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास किस मैटर में यहां पे कितना पावर है, ठीक है। तो हर एक सरकार, अगर आप देखोगे हर एक सरकार का लेवल क्या बंद करता है, अपने लॉज बनाती है, ठीक है, टैक्सेस वगैरह लेती है, ठीक है, और चीजों को एडमिनिस्टर करती है, यानी मैनेज करती है। तो हमने क्या सीखा यहां पे कि नो डाउट जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो वो सेम सिटीजन्स को यहां पे गवर्न करेंगी, उनके ऊपर रूल करेंगी, लेकिन कितना रूल किया जा सकता है, क्या क्या कानून बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एक लीगल अथॉरिटी, अपना एक लीगल एरिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यार भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो अभी मोदी सरकार है हमारी, है ना, जो एनडीए गवर्नमेंट है, अगर वो कोई लॉ लेकर के आती है ना, देश की सरकार है, और वो लॉ अगर पूरे भारत पे एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, तो उसे सबको मानना पड़ेगा, वो उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसका लीगल एरिया। या मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, है ना, उनके बारे में बड़ा सुना होगा यार कि यार क्रिमिनल्स की बैंड बजा देते हैं भाई वो, ठीक है, एकदम क्रिमिनल्स को खतरनाक तरीके से उड़ा देते हैं, सीधा भगवान से मुलाकात करवा देते हैं, क्रिमिनल्स की मार देते हैं उनको, है ना, एनकाउंटर कर देते हैं। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा। अब मान लीजिए किसी और स्टेट का आदमी बहुत परेशान है ना, किसी गुंडे से बहुत परेशान है, और वो जाके योगी जी को बोलता है कि योगी जी आप पुलिस भेज दीजिए हमारे स्टेट में, हमारे यहां के इसको मार दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज योगी जी का जो ज्यूरिसडिक्शन या लीगल अथॉरिटी है वो उत्तर प्रदेश तक ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं होगा कि यार वो अपना रूल उत्तराखंड में चला देंगे या फिर अपना रूल सिक्किम में चला देंगे या मेघालय में चला देंगे। क्यों? बिकॉज वो अथॉरिटी है ही नहीं। तो उनका अथॉरिटी कहां है? लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश तक लिमिटेड है, बिकॉज वो वहां के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का अपना एक लीगल एरिया होता है जिसे आप ज्यूरिसडिक्शन कहते हो, ठीक है, जिस इलाके के अंदर उसकी चलती है, यानी उसकी अथॉरिटी चलती है, ठीक है। अब उस इलाके के अंदर जितने भी मैटर्स हैं, चाहे लॉस को लेकर के हो, चाहे टैक्सेस को लेकर के हो, या एरिया को मैनेज करने को लेकर के हो, वो उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो किन किन इलाकों में, किन किन एरियाज में, किन किन मुद्दों पे कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, ये क्लियरली यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ये अगर फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की सरकार चाहे कि इंडियन आर्मी के लिए लॉज बनाना, तो वो नहीं बना सकती। क्यों? बिकॉज इंडियन आर्मी नेशनल डिफेंस का मैटर है, और नेशनल मैटर्स को लॉज कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कल को उड़ीसा की सरकार चाहे कि यार हमको इंडियन नेवी के लिए लॉज बदलने, तो नहीं बदल सकती। क्यों? बिकॉज अगेन नेशनल डिफेंस का मैटर है। या कल को तमिलनाडु की सरकार कहे कि यार हमें नया बैंकिंग सिस्टम लाना है, तो वो नहीं ला सकती। क्यों? बिकॉज अगेन वो एक नेशनल मैटर है। लेकिन अगर तमिलनाडु की सरकार ये कहे कि हमको अपने स्टेट के एजुकेशन में रिफॉर्म्स करने हैं, या ये कहे कि हमको एग्रीकल्चर की चीजों में रिफॉर्म्स करने हैं, तो वो कर सकती है, वो उसके अंडर आ जाएगा, उसके एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि संविधान में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि किसके पास कितनी पावर्स हैं, ठीक है, किसके पास कितना अधिकार है कि किस किस चीजों पर कोई लॉज या कानून बनाए जा सकते हैं। सेंट्रल को बता दिया आपके पास कितना है, स्टेट को बता दिया आपके पास कितना है, लोकल को बता दिया कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है। तो सबकी अथॉरिटी यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दी गई है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, ठीक है। दैट मींस क्लियरली मेंशन्ड है संविधान के अंदर कि किसके पास कितना अधिकार होगा, किसके पास कितनी पावर होगी, किन किन लॉज को बना सकता है कोई, ये क्लियरली संविधान में दिया हुआ है। और इस बात को भी इंश्योर किया हुआ है कि इसको लेकर के लड़ाई झगड़ा ना हो, और एक दूसरे जो लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें कि यार मैं ज्यादा लॉस बनाऊंगा, मैं ज्यादा लॉस बनाऊंगा। इसलिए बेटर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही बता दो कि किसके पास कितनी पावर है और कौन किन चीजों पे लॉस बना सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी यहां पे देना, ठीक है, डन। अब आपने आजकल एक बड़ा हॉट मुद्दा सुना होगा, देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत हॉट मुद्दा सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। सुना था? सुना है कि नहीं सुना है? वन नेशन वन इलेक्शन सुना है ना? कितने बच्चों ने सुना है? गिव मी थम्स अप। ये बीजेपी का एक बहुत तगड़ा मैनिफेस्टो था इस जनरल इलेक्शंस के अंदर कि सर वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे बात की थी कि भाई बार बार जब आप इलेक्शन करवाते हो, जब आप चुनाव करवाते हो, तो बहुत सारा खर्चा होता है ना, बहुत सारा खर्चा होता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सुना? नहीं सुना? नहीं सुना? नहीं सुना? चलिए मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं। देखो ऐसा कुछ पॉलिटिकल नहीं है, अगर आपने नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चे, डाउट्स मैं हमेशा सॉल्व करता हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, तो फिलहाल जो बता रहा हूं आपको उस पर ध्यान से सुनो, है ना, एटलीस्ट बेटर चीजें के साथ आ पाओगे। चलिए
तो बहुत सिंपल है दोस्त, जिन्होंने वन नेशन या वन इलेक्शन का मुद्दा नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कुछ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, उसको बड़ा मैनिपुलेट तरीके से जो है आप देखेंगे कई सारे वीडियोस के अंदर बताया गया कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे तो कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें बताया दिया गया कि इंडिया विल बिकम डिक्टेटरशिप, इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, इंडिया में तानाशाही आ जाएगी, इंडिया के लोग बर्बाद हो जाएंगे, इंडिया में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चली रही थी, है ना। और पूरे देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे, सारे चुनाव खत्म हो जाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें की गई, ठीक है। अब देखो वन नेशन वन इलेक्शन में यह था कि सेम टाइम पे असेंबली और लोकसभा के चुनाव करवाए जाएं। होता क्या है जनरली, अगर आप देखोगे तो जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो अलग अलग टाइम पे होते हैं और जनरल इलेक्शन हमारा अलग टाइम पे होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेक्स्ट सीएम चुनने के लिए चुनाव हो रहा है वो लगभग 2027 के आसपास होगा और देश का पीएम कब चुना जा रहा है, 2024 में। तो अगर आप देखोगे तो पूरे मतलब हर एक साल किसी ना किसी जगह इलेक्शन हो रहा होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को कहा कि यार इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो रैदर देन ऐसा अलग अलग करने की, व्हाई नॉट इट इज बेटर कि एक साल चूज किया जाए और उसी एक साल के अंदर जो आपके अलग अलग स्टेट्स हैं और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए चुनाव कंडक्ट करवा लिए जाए, ठीक है। तो वो कंसेप्ट था कुछ वन नेशन वन इलेक्शन के आसपास, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया पे राउंड चलने लगे कि यार भारत एक डिक्टेटरशिप बन जाएगा, भारत में तानाशाही आ जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी। आप देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक प्रोविजन है किसके अंदर, संविधान के अंदर। संविधान ये कहता है, अच्छा मजे की बात क्या है कि अगर आपको स्टेट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस लाने हैं ना तो आप अकेले ला ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे स्टेट से रिलेटेड कानून, जो स्टेट्स हैं भारत के, उससे रिलेटेड कानून में अगर चेंजेस लाने हैं तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ला ही नहीं सकती दोस्त, क्योंकि भारत के संविधान में एक क्लॉज है, भारत के संविधान में एक रूल दिया हुआ है कि अगर स्टेट्स कहीं पे भी इन्वॉल्व होंगे तो स्टेट्स के द्वारा अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। तो बिना स्टेट्स के अप्रूवल के कोई भी सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो फंडामेंटल चीजें ना कॉन्स्टिट्यूशन की वो नहीं बदल सकता। तो बहुत सारे लोग जो संविधान नहीं जानते या लेट्स से कभी पॉलिटिकल साइंस से एकदम अनअवेयर हैं, वो एकदम किसी भी बात में आ जाते हैं, किसी भी बात में कि अच्छा यार ये देख लिया हमने, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। अब तुमको अगला फीचर ऑफ फेडरलिज्म ये बताता हूं कि जो फंडामेंटल मतलब जो बेसिक प्रोविजन है कि संविधान के अंदर जो बेसिक बातें दी गई है ना, फंडामेंटल जो बेसिक बातें, बेसिक प्रोविजंस दिए गए हैं संविधान के, वो कोई भी एक यहां पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का आप नहीं बदल सकते दोस्त। तो ये कहना कि यार इंडिया में डिक्टेटरशिप आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल आपने चुनाव के रिजल्ट्स देख लिए, आपने ये देखा कि भारत में 2 अलायंसेस थे। अलायंस का मतलब होता है जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर के एक बड़ा सा ग्रुप बनाती हैं। एक अलायंस चुनाव जीत गया जिसको हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। दूसरा जो अलायंस था इंडिया ब्लॉक, जैसे आप कहते हैं, इंडिया ब्लॉक में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है। तो इंडिया ब्लॉक ने भी अच्छा परफॉर्म किया, बढ़िया परफॉर्म किया, 232 सीट्स उनके पास आ गई, इधर 293 इनके पास आ गई। तो अगर अभी आप इंडिया की बात करोगे ना तो भारत के अंदर एक बहुत मजबूत ऑपोजिशन है। ऑपोजिशन मतलब वो पार्टीज जो जनरली चुनाव आपकी हार गई हैं। और जब कभी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कानून बनता है, लॉ बनता है बेटा, तो ऐसे नहीं बन जाता। पहले उसको डिस्कस किया जाता है, आपस में मुद्दा डिस्कस किया जाता है, वोटिंग होती है, जब मेजॉरिटी वोट्स उसके फेवर में जाते हैं तब जाकर के वो कानून आगे पास होता है। तो इंडिया में किसी भी कानून को रैंडम लेकर के आ जाना, इट्स नॉट इजी। संविधान को बदल देना, इट्स नॉट इजी भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक फीचर है किसका, फेडरलिज्म का, कि आप बेसिक जो फीचर्स हैं, बेसिक प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, आप अकेले नहीं बदल सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो बदल दे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो बदल दे, नहीं हो सकता। ऐसे चीजों में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है, यानी जो स्टेट्स पे हैं और जो आपके सेंट्रल पे हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अपना फेडरलिज्म। आई बात समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं जल्दी से, लेट्स मूव फर्दर। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे एक और जबरदस्त फीचर आता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए संविधान, आपने कई बार इसको एकदम लाइव एग्जांपल्स में आपको सुनाता हूं, लाइव एग्जांपल्स, ठीक है। आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ना कुछ वायलेंस हुआ था। यूपी का एग्जांपल देकर बता रहा हूं, बड़ा पॉपुलर रहता है हमेशा। तो उत्तर प्रदेश में कुछ वायलेंस हुआ था, कुछ दंगे फसाद हुए थे, है ना, कुछ एक आध लॉस को लेकर के, आपने सुना होगा शायद। 2019 की बात है, 2019 में भी दिल्ली में और भी कई कई सारे इलाकों में कुछ दंगे फसाद हुए थे, ठीक है। कुछ लॉज ऐसे आए थे जो कि लोगों ने कहा कि यार बिल्कुल भी अच्छे नहीं है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो काफी सारे दंगे हुए।
अब जिन लोगों ने दंगों में मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उनके पोस्टर्स अगर आप देखेंगे तो लखनऊ के अंदर दीवारों पे चिपका दिए गए थे, ठीक है, पोस्टर्स। ये रियलिटी बात बता रहा हूं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो न्यूज आर्टिकल्स एंड वीडियोस को, जो न्यूज चैनल्स के हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब जेन्युइन चैनल्स, ठीक है, ये वो वाले नहीं कि आज सीमा अदर ने खाने में क्या खाया, राजमा खाई कि चावल खाई, वो वाले चैनल्स नहीं, ठीक है, जेन्युइन चैनल्स की बात कर रहा हूं, जेन्युइन न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूं। तो अगर आप देखोगे तो क्या हुआ कि लखनऊ के अंदर मतलब ऐसे जितने भी लोग थे जिन्होंने दंगा फसाद किया था, तोड़फोड़ मचाई थी, तो इनके पोस्टर चिपका दिए गए विद द पनिशमेंट, जो इनको पनिशमेंट दिया गया वो इनके पोस्टर्स। अब इस पे अगर आप देखोगे तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो यार काम गलत कर रहे हो। तो अब सवाल यहां पे उठता है कि जब कभी भी कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर कोई भी ऐसा काम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, अगर वो करता है, तो यहां पावर किसके पास होनी चाहिए? उसको डांट लगाने की, उसको फटकार लगाने की, जो तुम कर रहे हो सही नहीं है, सही करो, अपने डिसीजंस को वापस लो। ये पावर आती है आपके कोर्ट्स के पास, यानी भारत के जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी को जब हम कहते हैं ना कि यार इंडिपेंडेंट रखा गया, पावरफुल बनाया गया, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज को जब आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब होता है समझना या अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी भी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसा कर रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, और अगर तब आप कोर्ट को अपील करोगे, आप कोर्ट के पास अप्रोच करोगे, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने काम अच्छा नहीं किया है, तब आप देखेंगे दोस्त कि वहां पे क्या होता है, वहां पे कोर्ट के पास, अदालत के पास, कोई भी कोर्ट हो सकता है, आपका हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, इनके पास अथॉरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार को गाइडेंस दें कि यार आपका ये काम गलत था, आप इस काम को सुधार लीजिए, बेटर कर लीजिए, ठीक है, अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर लीजिए। तो ये पावर आती है किसके पास? ये पावर आती है हमारे किसके पास? कोर्ट्स के पास। एक क्वेश्चन आता है, हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पावर किसके पास है दोस्त? कोर्ट्स के पास। तो अभी जितने बच्चे चैटिंग में बिजी ना, लास्ट में उन्हीं का डाउट होगा, सर इस लाइन का मतलब क्या? क्यों भैया, अभी तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो पूरा, ठीक है, बाद में तुम्हें याद आएगा अच्छा ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो भाई इसीलिए कहता हूं टाइम मत वेस्ट किया करो चैट के अंदर। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज समझाई जा रही है, बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। तो बाद में जब आप कभी भी आपके पास जब डाउट्स आएंगे, जब आप कुछ पूछना चाहोगे तो बेहतर पूछोगे, है ना, बहुत बेटर पूछ के निकल के आ पाओगे। डन। चलिए, तो हमने क्या देखा यहां पे कि अगर आप देखेंगे तो सरकार भाई यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझ करके कॉन्स्टिट्यूशनली चीजें हो रही है कि नहीं हो रही हैं, इस रिस्पेक्ट में गाइडेंस देने का काम किसका है? हमारे कोर्ट्स का, अदालतों का, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे ये मैंने आपको बोला, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमेशा एक एम्पायर की तरह एक्ट करता है। थर्ड एम्पायर होता है ना, जैसे क्रिकेट के अंदर क्या होता है? थर्ड एम्पायर होता है। अगर मान लीजिए विराट कोहली आउट हो गया और वो एलबीडब्ल्यू नहीं है, तो विराट कोहली क्या कहेगा? भाई डीआरएस चाहिए, तो एम्पायर कहेगा डीआरएस, ठीक है, सिंपल। एम्पायर क्या करेगा? डीआरएस। तो डीआरएस में क्या होगा? जो आपका थर्ड एम्पायर बैठा होगा वो प्रॉपर्ली रिव्यू करेगा कि क्या हमारी रूल बुक के हिसाब से आउट है या नहीं है, क्या ये बॉल जो है फेयर डिलीवरी थी कि नहीं थी, क्या एलबीडब्ल्यू है कि नहीं है। ये सारी चीजों के बाद एनालाइज करने के बाद दिखाया जाएगा कि भैया एलबीडब्ल्यू नहीं था एंड विराट कोहली खेलने लगेगा। सिंपल एज दैट, है कि नहीं? तो बोलेगा भैया विराट कोहली आउट नहीं होगा, तो लोग पागल हो जाएंगे, वाह यार वाह क्या बात है, बढ़िया, है ना। और हम भी यही चाहेंगे यार विराट कोहली आउट ना हो, लंबा खेले, बढ़िया खेले, इंडिया खेले, राइट। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो हमारा अगर मान लीजिए सरकारों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट वाले चोर हैं, स्टेट वाले कह रहे हैं सेंट्रल वाले चोर हैं, तो अगर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो सुलझाएगा कौन? अभी सुलझाने का काम, सॉल्व कराने का काम होता है आपके सुप्रीम कोर्ट का, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है भारत की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट दोनों बातों के, दोनों साइड के वकीलों को सुनेगा, है ना, दोनों गवर्नमेंट्स के पक्ष को सुनेगा कि यार दोनों गवर्नमेंट्स क्या कहना चाह रही हैं, क्या बात रखना चाह रही हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना यहां पे डिसीजन सुनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर है, अगर गलती से कभी भी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाती है तो डिसाइड कौन करता है? यहां पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये डीआरएस किससे मांगती है बेटा? सुप्रीम कोर्ट से। डन। चलिए, नाउ अब आता है बेटा पैसा। तो पैसा ऐसा चीज है कि जो आपके रिश्ते खराब भी कर सकता है और रिश्ते बना भी सकता है कि नहीं? तो कभी कभी कहते हैं ना कि दोस्त धन वो मोहमाया है ना, जिसने कई लोगों को खुआया है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि यार कभी कभी आप पैसे कहां से कमाओगे, इसका जरिया होना चाहिए, बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। तो देखिए, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? ठीक है, रेवेन्यू का मतलब सिंपल है दोस्त, सोर्स ऑफ इनकम। क्या सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? इसके बारे में क्लियरली कहां दिया हुआ है? भारत के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ताकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी का मतलब जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास हो। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल
भारत के संविधान में नहीं लिखा होता कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे पैसा कमाएगी, सेंट्रल कैसे पैसा कमाएगी, तो क्या होता, हमेशा ये गवर्नमेंट्स लाचार रहती। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई नया हाईवे बनवाना है तो बेचारी सेंट्रल जो है आपके पास पैसा ही नहीं है, या मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई हाईवे बनवाना है तो सेंट्रल के सामने भीख मांगनी पड़ी कि भैया पैसा दे दो मालिक, हाईवे बनवाएंगे, लोग जा नहीं पा रहे हैं वहां पे। परसों एक आदमी चचा हमारे जो है गड्ढे में गिर गए, आज तक मिले ही नहीं है। तो मालिक कंस्ट्रक्शन करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना है, थोड़ा पैसा दे दो। तो ये जो सिस्टम है इसको इतना शॉर्ट किया गया कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया कि भैया किसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहां से आएगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा, कौन कौन से टैक्स वो कलेक्ट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, सो दैट सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यहां पे इंडिपेंडेंट रहे, फाइनेंशियली उनको किसी का इंतजार ना करना पड़े, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने काम को ठीक तरीके से कर पाए। ये भी यहां पे बहुत क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये थे हमारे 6 जबरदस्त फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिए एक और होता है बट वो काफी इंक्लूसिव है, तो आप इतने भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो हमने क्या क्या पढ़ा यहां पे, हमने क्या क्या पढ़ा यहां पे, हमने 6 बातें करी यहां पे। नंबर 1 कि कोई भी सरकार जो फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है वहां पे एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट मिनिमम 2 होने चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो रूल तो सेम सिटीजन के ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं होता कि यार सिटीजनशिप चेंज हो जाएगी, सिटीजन आप भारत के रहने वाले हो। ठीक है, लेकिन हर एक का अथॉरिटी कितना है, लीगल एरिया कितना है, क्या क्या लॉज वो बना सकती हैं, ये सारी बातें यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दी गई हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे कि किसके पास कितना पावर होना चाहिए, ये भी क्लियरली डिफाइंड है हमारे संविधान के अंदर, हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पावर दिया हुआ है कि उसके बियॉन्ड वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकती। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा कि जो फंडामेंटल बेसिक चीजें संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने मन से चेंज नहीं कर सकती, इसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सहमति चाहिए, तभी कोई चेंजेस यहां पे किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा यहां पे दोस्त कि यार सरकार अगर कुछ गलत करती है, कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो इस बात को डिसाइड कौन करेगा, हमारे कोर्ट्स। तो कोर्ट्स के पास ये अधिकार है, पावर है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही तो कोर्ट उसको यहां पे डांट लगाए, फटकार लगाए और उसको बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही आपको फंक्शन करना है, चलना है। इसको आप इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। और अगर मान लीजिए किसी भी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता है, तो फाइनल डिसाइडर कौन होगा यहां पे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की तरह एक्ट करता है यहां पे डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। फिर हमने पढ़ा कि यार ताकि हर एक लेवल गवर्नमेंट अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, उसके पास पैसे रहे, तो हमने यहां पे जो सोर्स ऑफ इनकम या रेवेन्यू है वो हर एक सरकार का डिफाइन कर दिया है कि कहां से आएगा, किधर से पैसे आएंगे। आई बात समझ में दोस्त? चलिए नाउ लेट्स हैव द फटाफट से क्वेश्चन। अब एक फटाफट से क्वेश्चन किया जाए आपके साथ। ठीक है, और जो बच्चा बेटा जितना भी जो एक इंसान है मैंने देखा है बेटा तुम चार्ट में अब्यूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारा जो अब्यूज का स्क्रीनशॉट है ना एग्जैक्टली घर पे जाएगा। फिर पापा तुम्हारे साथ फिजिकल अब्यूज करेंगे, तुम अच्छा लगेगा है। पिताजी का तुमने रौद्र रूप देखा है ना, कभी कभी पापास का जो आपके पापा होते हैं ना उनका रौद्र रूप होता है। रौद्र रूप समझते हो, जब भगवान से एकदम खतरनाक गुस्सा हो जाते हैं, तो वैसे आपके पिताजी जब गुस्सा हो जाते हैं ना बेटा, रौद्र रूप के अंदर पूरा आईसीएससी तुम्हारे अंदर प्रिंट कर देंगे वो। आई बात समझ में? तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा एंड गेम क्रिएट हो तुम्हारे घर में, तुम चाहते हो कि तुम एवेंजर के थैनोस बनो और पापा तुम्हारे थॉर बन के तुम्हें एकदम हैमर से जो है स्टॉर्म ब्रेकर से तुम्हारे अंदर चले जाएं। बेटा सही बता रहा हूं, सिलेबस के साथ पूरी किताब प्रिंट कर देंगे अंदर तक। तो पापा को मत करो। ठीक है, पापा समटाइम्स कैन बी वेरी लविंग एंड समटाइम्स कैन बी वेरी डेंजरस जब फ्यूचर की बात आती है बच्चे की। ठीक है, तो इससे बेहतर कि तुम अब्यूज करो या तुम्हारा कुछ ऐसा कुछ जाए, तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओ, बेटर है कि एक बार घर वालों के पास ये प्रॉपर चीज चली जाए, है ना। तो क्यों चाहते हो भैया घर के अंदर एवेंजर्स पार्ट 3 बनाना? तुम अच्छा लगेगा, तुम्हें नहीं लगेगा ना तो फोकस कर लो मालिक। गालियां लिख के नहीं आओगे पेपर के अंदर, वहां पे पता क्या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, पता चला बता दिया फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, बच्चा कह रहा है कि हाँ बस ठीक है, 5 लाइन की गालियां लिख करके चले आ रहा है। बेटा ऐसा थोड़ी होता है भाई, तो बहुत कूल नहीं होता है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग ऑन द चार्ट, दैट्स नॉट वेरी कूल गाइस। ठीक, कूल नहीं बन रहे हो उसमें, तुम गोभी फूल बन रहे हो भाई। चलो आगे बात करते हैं, लेट्स हैव अ क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ठीक है, लड़कों को लगता है हम बहुत कूल बन रहे हैं, बेटा कूल नहीं बनते हो, बाद में रियलाइज करो गोभी फूल बनते हो तुम। कूल कोई नहीं समझता, तुम्हें अनकल्चर्ड समझता है फिर। ठीक है, तो ऐसा मत करो यार काम, इतने बड़े बड़े बच्चे हो। आगे बात करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहां पे जल्दी से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग have the power to interpret मैंने बताया था आपको, समझना, अंडरस्टैंड करना, द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डन। इनमें से किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की? 4 ऑप्शंस हैं। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
लोकल गवर्नमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी कोर्ट्स। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी कोर्ट्स हैं। फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं जल्दी से, 4 ऑप्शन बच्चों आपके पास, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 45 सेकंड्स का टाइम है। 4 ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए, 4 ऑप्शन है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड हमारा लास्ट इज कोर्ट्स। 45 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट्स नाउ। सारे बालक, सारे बच्चे, सिंपल है। देखो, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे हाई अथॉरिटी है। कभी कभी आपका जो हाई कोर्ट है बेटा, वो भी इंटरवीन कर सकता है, पावर होती है उसके पास भी, ऐसा नहीं कि एकदम खाली कोर्ट है यार हमारा, है ना, इट हैज सम पावर्स। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखो 5-10 मिनट अभी अपन और कंटिन्यू करेंगे, है ना, तो बढ़िया सा टॉपिक है, इसको ट्राई करते हैं ज्यादा ज्यादा चीजें करने का, खत्म करने का, है ना, सो दैट आप लोग बढ़िया से पढ़ पाओ। चलिए, ओके, वेरी नाइस। तो बेटा तुम्हारा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वाला भी मेरे पास आ गया है बन करके, तो वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो जस्ट अभी आया है, उसका टाइप होकर के, टाइपिंग के लिए देना पड़ता है फॉर्मेट में। ठीक है, तो जस्ट अभी आ गया है, तो उसको भी मैं बोल के अपलोड करवा देता हूं। ठीक है, तो जस्ट आया है, डन। चलिए बच्चों, कर लिया सवाल, कर लिया क्वेश्चन, कर लिया क्वेश्चन, हाँ जी, कर लिया क्वेश्चन, कर लिया सवाल। चलिए, ओके, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। ओके, तो यार आज हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट तक पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे आज किसकी, हम लोग बात कर लेंगे आज कुछ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह की, है ना। सो बेसिक बेसिक जो टॉपिक्स हैं, 5-10 मिनट की पढ़ाई और करेंगे, मजे से सीखेंगे, उसके बाद क्लास को कुछ पोल्स के साथ वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए, फिलहाल करेक्ट आंसर सिंपल था यार, कि कोर्ट के पास यहाँ पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को समझ करके उसके हिसाब से सरकारों को बताने की कि भैया आप यहाँ पे गलत कर रहे हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को गाइड करने वाला भी कोई होना चाहिए, एंड वहां पे जब सरकार के दिमाग खराब हो जाते हैं तब आते हैं अपने कोर्ट्स का लॉजिक। ठीक है, चलिए, तो बहुत सिंपल है, वेरी इजी गाइस। ऑप्शन नंबर डी सही है, 93% बच्चों ने किया, दैट्स वेरी नाइस। राशि वेल डन। अंशिका, हमजा, विवेक, अद्विक, आर्यन, आशिया, चिन्मय, अली, साकिब भाई, साकिब भाई बहुत अच्छा करते हो, वेरी नाइस बेटा, कम ऑन। तो ये है ना हमारे एकदम फोकस वाले बच्चे। चलो आगे बात करते हैं ना। अब अगर आप देखोगे तो भारत में ये फेडरल सेटअप का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए बहुत ईजी है। अगर आप देखेंगे तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत के फेडरल सिस्टम को मतलब प्रमोट किया। मैंने आपको क्या कहना कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम फेडरल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यानी फेडरलिज्म वाले पॉलिसी को हम फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन शब्द को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको यही कहा था ना कि आर्टिकल 1 जो है भारतीय संविधान का, वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बताता। ठीक है, तो भारत ने, अगर आप देखोगे तो भारत, अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो भारत इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है जब कोई बड़ी कंट्री अपनी पावर को इसलिए डिवाइड करती है ताकि वो आसानी से देश को मैनेज कर सके, चला सके। ठीक है, इसको हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे भारत हुआ, तो भारत में पावर इसलिए डिवाइड की गई है ताकि भारत इतना बड़ा देश है और भारत को चलाने में आसानी रहे, ईज रहे, दैट्स वाई हम पावर को शेयर करते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई स्टेट हमें छोड़ करके अलग इंडिपेंडेंट देश बना के चला जाए। इसका मतलब यह भी नहीं होता कि आपके जो रहने वाले लोग हैं भारत के अंदर, उनके पास डबल सिटीजनशिप होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश के सिटीजन भी कहलाओगे और भारत के भी कहलाओगे। आप कहीं भी रहते हो भारत के अंदर, यू विल बी कॉल्ड एन इंडियन सिटीजन। आपकी सिटीजनशिप इंडियन मानी जाएगी, नागरिकता आपकी इंडियन मानी जाएगी। ठीक है, गाजियाबाद की नहीं मानी जाएगी। डन। चलो, तो हमने क्या देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के अंदर फेडरल सिस्टम को या फिर फेडरल पॉलिसी को प्रमोट करता है, लेकिन कहीं भी भारत को फेडरेशन का नाम नहीं दिया गया, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। इंडिया क्लास कंट्री है, लगभग 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी देश को अगर आप देखेंगे तो चलाना बहुत मुश्किल है ना। तो इतने बड़े देश को चलाना मुश्किल है और इसीलिए हमने पावर्स को यहां पे डिवाइड किया या फिर शेयर किया। बट हमने एक बात और सीखी यार कि किसी भी स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है कि भारत से अलग होकर के एक सेपरेट देश बन जाए। ठीक है, एंड अगर आप देखेंगे ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि देश की अखंडता को यहां पे मेंटेन किया जाए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कोई स्टेट हमारे को छोड़ के अलग हो जाए। अगर ऐसा होता है ना, तो आप सोचो कि भारत के कितने टुकड़े हो जाते। जब भारत, अगर आप बात करें, इंडिया जब इंडिपेंडेंट होने वाला था, उससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की डिमांड बहुत तेज हो चुकी थी कि पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बनाना है। मुस्लिम लीग पागल हो गई थी और भी बहुत सारे लीडर्स थे, जिन्ना वगैरह, जो कि फुल ऑन सपोर्ट में थे कि भारत को डिवाइड करके पाकिस्तान बनाना है। अब अगर आप देखेंगे तो भारत को आजाद किया गया तो इंडिया को ऐसे स्टेट में ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे कि अगर वैसा ही हम एक्सेप्ट कर लेते उसको, तो आज भारत के मल्टीपल टुकड़े होते।
आज मतलब आप इतना यूनिटी के साथ यहां नहीं रह पा रहे होते। ऑल थैंक्स टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके कारण आज जो आप यूनाइटेड भारत देखते हो ना, जो एकजुट भारत आप देखते हो, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, बिकॉज अगर आप देखेंगे दोस्त कि जब भारत को इंडिया ब्रिटिशर्स छोड़ के गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा? ब्रिटिशर्स ने कहा कि यार जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स मतलब ऐसे इलाके जिसे उस टाइम पे कोई राजा वगैरह कंट्रोल कर रहा था, उनके पास फुल ऑन ऑप्शन है कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब अगर सारे स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो भारत तो डिवाइड हो जाएगा, और यही तो ब्रिटिशर चाहते थे कि भारत के और टुकड़े हो जाए। तब यहां पे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो कहते हैं यार ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो बहुत सारे स्टेट्स तो ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ चले गए, अब कुछ ऐसे थे जो भारत के साथ आ गए, अब कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते, जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, जूनागढ़ हो गया, ठीक है, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे ना भारत के साथ जाना चाहते थे। अब ऐसे स्टेट्स को यहां पे इंडिया में मिलाना बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमेसी के थ्रू किया हो या फिर आपका थोड़ा बल लगा के या फोर्स लगा के किया हो, ठीक है। अब कश्मीर एक ऐसा मुद्दा था जो कि बहुत ज्यादा फंस गया था, बिकॉज कश्मीर में आप देखोगे कश्मीरी पंडित्स भी थे और आपके मुस्लिम्स भी थे। मुस्लिम जाना चाहते थे पाकिस्तान, पंडित्स रहना चाहते थे भारत के साथ, लेकिन जो वहां के राजा थे हरि सिंह, वो किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो हरि सिंह का इंटेंशन बहुत क्लियर था कि मुझे जो है अपना अपना राज्य चलाना, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहूंगा। और 47 की अगर हम बात करें 1947 की, तो पाकिस्तान आर्मी ने वहां पे इलीगली कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब पाकिस्तान आर्मी आप समझ जाइए कश्मीर में घुस के खड़ी हुई थी। तब महाराजा हरि सिंह भागते हैं किसकी तरफ? इंडिया की तरफ, कि आप आइए और हमारी मदद करिए, और अगर एक बार ये वॉर खत्म हो गई तो हम इंडिया के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो कंडीशन ये रखी गई थी कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन करोगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो मतलब बड़ी मारकाट हुई यार कश्मीर के अंदर 47 से 49 का जो दौर था, मतलब 47 से 49 इंडो पाक वॉर। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, बट 47 से 49 भी एक वॉर हुआ था, एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें बीच में यूएन कूद गया था करके, और पाकिस्तान इलीगली बहुत सारा कब्जा करके बैठ गया था अपना, जिसको अपन पीओके कहते हैं। आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है आपका दोस्त, तो उसी जमाने का है, ठीक है, कि जहां पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान इलीगल कब्जा करके कश्मीर में बैठ गया है। तो उस जमाने की लड़ाई है, ब्रिटिशर्स की लगवाई हुई है, काफी लंबे समय से आप देखोगे, एंड आज तक चीजें वैसे ही चल रही हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बात करते हैं यहां पे। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं यहां पे कि किस तरीके से, क्यों यहां पे, तो अगर आपका सवाल आता है ना कि सर हमने क्यों ऐसा किया हुआ है कि कोई स्टेट हमसे अलग नहीं हो सकता, तो इसीलिए किया गया है ताकि हमारा स्टेट, हमारा देश जिन कंडीशंस में क्रिएट हुआ था, जिन कंडीशंस में बना था, वहां पे बहुत जरूरी था कि इस क्लॉज को लेकर के आना कि इंडिया से कोई भी स्टेट टूट के अलग नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारत के आज कितने सारे टुकड़े हो जाते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट्स होना एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं लैंडमार्क डिसीजन था जब भारत का संविधान बनाया गया उस टाइम पर, ठीक है। एंड अगेन मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं यार हमारे आयरन मैन की। तो दिस इज योर, बिकॉज जेन्युइन डाउट है बच्चे के दिमाग में आता ही आता है कि सर ऐसा क्यों, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, डन। चलिए नाउ कुछ और बातें हम लोग करेंगे मोटी मोटी सी, ठीक है, तो हम लोग कुछ और बातें करेंगे। अच्छा इसके बाद अगर आप देखोगे तो फेडरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत जरूरी है? क्यों जरूरी है? जिससे कि हमारी जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, सेपरेटिस्ट फोर्सेस कौन होती है? हमारे अलगाववादी। अब अगर आप देखेंगे दोस्त, अलगाववादी क्या करते हैं कि हमेशा देश को बांटने का ट्राई करते हैं, ठीक है, अलगाववादी, ठीक है। तो अलगाववादी क्या करेंगे? हमेशा देश को बांटने का ट्राई करेंगे। तो जितने भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं जो देश को ब्रेक करना चाहती, तोड़ना चाहती, ठीक है, फ्रैगमेंट करना चाहती हैं, ठीक है, ब्रेक करना चाहती हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फेडरल सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे जब भारत आजाद हुआ, देखो ध्यान समझना मेरी बात को, कुछ पोल्स करवाऊंगा उसके बाद में आपको, फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को कि जब भारत आजाद हुआ, एक तो मैंने आपको कश्मीर का एग्जांपल दिया, फिर आपको यह भी एग्जांपल दिया किस तरीके से हमने स्टेट्स को ज्वाइन किया। अभी कुछ लोग ऐसे थे जो आजादी के कुछ टाइम बाद, अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान को चैन तो है नहीं, बिकॉज पाकिस्तान, देखो ये इंपॉर्टेंट है समझना यहां पे, ठीक है, पाकिस्तान को चैन नहीं है बिल्कुल भी। और सिर्फ पाकिस्तान अपने अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ है दोस्त, वेस्टर्न कंट्रीज भी खड़े हुए हैं। यूएस है उसमें से एक, है ना, बहुत ही नालायक, हर जगह युद्ध होगा वहीं यूएस आपको मुंह उठा के दिख जाएगा, ठीक है। यूएस के अलावा भी और सारे कई सारे ऐसे कंट्रीज थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि इंडिपेंडेंट पावर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पावर बनकर आगे निकले, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो एशिया के अंदर आप देखोगे बड़ी हलचल मच जाएगी पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर कई सारे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो इंडिया से टूट करके अलग होना चाहते हैं। उसमें से एक खालिस्तान मूवमेंट भी था, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, ठीक है। तो मतलब उसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बहुत लंबी चीज है, बट कई सारे ऐसे मूवमेंट्स थे जो पाकिस्तान फंड कर रहा था,
ठीक है, मतलब पाकिस्तान पीछे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भैया तुम जाओ और भारत के अंदर तहलका मचाओ। फिर आपको याद हो 65, 65 और 71 के 2 वॉर्स, जहां पे इंडिया के हालात बहुत स्ट्रांग नहीं थे, बिकॉज इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, कुछ कई सारी लड़ाइयां इंडिया लड़ ही रहा था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग मिलकर के ना भी इंडिया को तोड़ना चाह रहे थे। तो वहां पे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बहुत स्ट्रांग काम करता है। क्यों? जब आप लोगों के साथ पावर शेयर करते हो ना, तो आप उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अगर इंडियन संविधान उस टाइम पे मान लो ऐसा रिजिड हो जाता कि हम किसी स्टेट के साथ पावर नहीं शेयर करेंगे, तो सारे स्टेट्स हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते, है ना, सारे स्टेट्स अगेंस्ट खड़े हो जाते, और यही बाहर की शक्तियां चाहती थी। बहुत सारी सेपरेटिस्ट फोर्सेस, यानी बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को बांटना चाहते थे, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि यार भारत में इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दो कि इंडिया डिवाइड हो जाए और पार्ट्स में बट जाए। तो यहां पे फेडरलिज्म एक बहुत ही मास्टर कार्ड कहा जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, कि फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, कि पावर्स को बांट दिया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया स्टेट्स के साथ, ताकि स्टेट्स अपनी चीजों को सही तरीके से सॉल्व कर पाए। एंड दिस इज व्हाट यू कैन से दैट इनफैक्ट इसने क्या किया है, भारत की यूनिटी को और मजबूत किया। ठीक है, तो जो लोग हमारे को तोड़ना चाहते थे, हमारे देश को खराब करना चाहते थे, उनके इरादों पे पानी फेर दिया गया। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, फिर अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है कि यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है किस तरीके से आप लॉज बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इन पावर्स का बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन किया गया कि भैया सेंट्रल के पास क्या पावर होगी और स्टेट के पास क्या पावर होगी। तो क्लियरली यहां पे बता दिया गया कि सेंट्रल और स्टेट की क्या क्या पावर्स हैं, किन किन चीजों पर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, ताकि कोई लड़ाई झगड़े का कंसेप्ट यहां पे एग्जिस्ट ही ना करे। अब मान लीजिए कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां पे वायलेट करती है, इस चीज को वायलेट करती है, मतलब इस क्लॉज को नहीं मानती है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या करेगा, यहां पे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को बचाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट आपका रक्षक है। आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट का काम यही है कि अगर कोई भी यहां पे लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, साना यहां पे नहीं मान रहा, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यहां पे पावर्स को बचाने का भी और संविधान की रक्षा करने का भी। ठीक है, तो ये बड़ा क्रूशियल रोल है बेटा हमारे जुडिशरी का। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चले, तो यहां तक कहानी क्लियर हुई। हमने देखा कि यार फेडरल सेटअप क्यों जरूरी है। तो क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर फेडरल सेटअप इन इंडिया, भारत के अंदर फेडरल सेटअप क्यों होना चाहिए था। बहुत सिंपल सी बात है, तो फेडरल सेटअप इसलिए जरूरी है ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक आप कह सकते हैं प्रॉपर मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स हो, और जो लोग हमारा बुरा चाह रहे हैं यहां पे डेफिनेट सी बात है कुछ खास कर ना पाए। राइट, चलिए, तो एक तो हमने लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को बांट देना। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। डन, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है, देखिए ऑर्गन और लेवल्स में फर्क क्या है। ऑर्गन और लेवल्स में फर्क है पावर डिवीजन का। लेवल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उससे कम स्टेट के पास है, उससे कम लोकल के पास है। ठीक है, वो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन जब आप ऑर्गन्स की बात करते हो ना, तो तीनों इक्वली पावरफुल हैं, आपके लेजिस्लेचर भी, आपका एग्जीक्यूटिव भी और आपकी जुडिशरी भी। ठीक है, लेजिस्लेचर होता है आपका पार्लियामेंट, जहां पे लोकसभा है, राज्यसभा है और आपके राष्ट्रपति साहब हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये मिला के बनाते हैं आपका पार्लियामेंट, जहां पे सारे कानून या फिर लॉज बनाए जाते हैं। अब एक बार आपने लॉज बना लिए तो उन लॉज को इंप्लीमेंट करना या लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये काम कौन करेगा, ये काम करेंगे हमारे मिनिस्टर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के, फॉर एग्जांपल डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, क्या और भी आपके कोयला मंत्री, रेल मंत्री। तो ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव्स हैं। इनका काम है कि जो भी कानून बनाया गया है उसके बेनिफिट को लोगों तक पहुंचाना। फिर आपके आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये भी इसी का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का। तो इन सबका काम है कि जो भी कानून पार्लियामेंट में बनाए जा रहे हैं उनको लोगों तक यहां पे पहुंचाना, लोगों तक जो है मेक श्योर करना कि उसका बेनिफिट वहां पे मिल जाए। और तीसरा आता है अपना जुडिशरी। अब इसका ऑर्गन का काम क्या होता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर मान लीजिए हो जाए, कोई भी लड़ाई, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, तो उस केस में जुडिशरी आपका इस चीज को डिसाइड करेगा। अब सवाल ही उठता है कि सर इनमें ज्यादा पावरफुल कौन है, तो द आंसर इज कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि सारों की पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। ऑलमोस्ट इक्वल इसलिए रखी गई है ताकि अभी ऐसा ना हो जाए कि एक जो ऑर्गन है वो ज्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि तीनों सेम लेवल्स पे बैठे हुए हैं, इसमें ऊपर नीचे कोई नहीं है, दे ऑल आर एट द सेम लेवल, और तीनों की पावर्स मोर और लेस इक्वल है। मतलब इसके पास कंट्रोल है इसका, इसके पास कंट्रोल है इसका, इसके पास कंट्रोल है इन सबका। तो इन सिंपल सी लैंग्वेज कि हर एक इक्वली पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं कि एक ज्यादा और एक कम, और ये एक दूसरे की पावर को बैलेंस करके रखते हैं, साध के रखते हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई एक अपनी मनमानी चलाना स्टार्ट करते। आई बात समझ में? चलिए, ये कहलाते हैं हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्लास को आज यहीं तक रखेंगे, है ना, एंड क्लास को यहीं तक रखेंगे दोस्त। एंड साथ ही साथ कुछ पोल्स मैं आपको यहां पे करवाता हूं, कुछ बैक टू बैक पोल्स हम लोग करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में?
चलिए, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, हमने फेडरल गवर्नमेंट की तो बात की थी, मैं आपको याद होगा यूनिटरी गवर्नमेंट भी आपको बताया था। तो यूनिटरी गवर्नमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट का मतलब होता है वन। तो जिस भी सरकार में सिर्फ एक ही लेवल होने वाला है, मान लीजिए हो सकता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और वही पूरा देश चला रही हो, या हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हो लेकिन उसके पास कोई पावर ना हो, तो ऐसी सरकार आपकी हमेशा यूनिटरी सरकार कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? यूनिटरी सरकार। तो यूनिटरी सरकार कौन है? जहां पे आपके पास या तो एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, या तो अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है तो उसके पास कोई पावर यहां पे नहीं है। ठीक है, हर एक चीज के लिए उसको सेंट्रल से पूछना पड़ेगा। तो ऐसी सरकार कहलाती है आपकी यूनिटरी सरकार। ठीक है, डन। चलिए, ओके, वेरी नाइस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा बच्चे, लेट्स हैव अ क्वेश्चन, लेट्स हैव अ क्वेश्चन गाइस। एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। चलिए, ओके, डन। सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन करते हैं हम लोग जल्दी से कि चूज द, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन किया जाए बड़ा बच्चे। क्वेश्चन है, चलो बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, सारे बच्चे रेडी हो जाइए। कि सब्जेक्ट्स ऑफ, सब्जेक्ट्स मतलब मुद्दे, इश्यूज, नेशनल इंपॉर्टेंस विल बी अंडर, ठीक है, चार ऑप्शंस कि नेशनल मुद्दे जनरली बेटा किसके अंडर आएंगे? यूनियन लिस्ट के। देखिए लिस्ट क्या होती है? लिस्ट होते हैं वो सारे टॉपिक्स है, वो सारे चीजें जिसपे कोई सरकार यहां पे कानून बना सकती है। नेशनल मैटर्स होंगे तो आपको पता है कौन सी सरकार बनाएगी, स्टेट मैटर्स होंगे तो कौन सी सरकार बनाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है, बोथ, एंड लास्ट इज आपका नन। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन आपके पास कि सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जनरली कौन से लिस्ट के अंदर डाले जाते हैं? यूनियन, स्टेट, बोथ या फिर नन। तो आप ध्यान रखिएगा नेशनल इंपॉर्टेंस पे लॉ कौन बना सकता है, कानून कौन बना सकता है, याद रखिएगा वही सरकार है और उसी की लिस्ट है। ठीक है, स्टेट में कौन जो लॉ बनाएगा उसी के लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स आएंगे। लेट्स हैव द क्वेश्चन है, 45 सेकंड्स का टाइम है आप बच्चों के पास, एंड फाइनली इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। डन। ओके, कर लिया भाई फटाफट से। डन, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं अगला क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं फटाफट से। लेट्स राइट डाउन। सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and constituent units। कहने का मतलब एक सेंट्रल होगी, बाकी उसके नीचे होंगी, स्टेट होगा, लोकल हो सकता है। ठीक है, अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो पहले वाले का आंसर देख लिया आप लोगों ने, पहले वाले का आंसर लिख लिया बच्चों। चलिए पहले वाले का आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले वाले का आंसर बहुत सिंपल है बेटा, यूनियन लिस्ट। तो ध्यान रखिएगा हमने क्या किया हुआ है कि हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, उसको हम डाल देते हैं यूनियन लिस्ट में। जितने भी स्टेट इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, यार स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डाल देते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, और स्टेट सरकार उस पर लॉज बनाती है। अब कुछ मुद्दे ऐसे होंगे, कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो कि दोनों के लिए कॉमन है, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी, तो इनको हम डालते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट एक तीसरी लिस्ट होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स, ऐसे इश्यूज जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, फैमिली लॉज हो गए, तो ये क्या है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी, और दोनों ही सरकार इसमें लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अगर लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए झगड़ा हो गया दोनों के बीच में, तो ऐसे केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है उसी को यहां पे माना जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब संविधान बना तो कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीजों का उस टाइम पे एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो क्या किया गया हमने, जब ये सब चीजें भारत में आई तो हमने इसको एक अलग लॉ बना दिया, इसके लिए एक अलग लिस्ट बना दी, इसको हम कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। तो रेसिडुअर का मतलब होता है बचा हुआ। तो जितने भी ऐसे मुद्दे जो नए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत बाद में आए हैं, उनको हम रेसिडुअरी लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, और उस पे भी लॉज बनाने के पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो कि
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आई हैं वो आ जाती हैं रेसिडुअरी लिस्ट में, और कौन बनाता है इस पे लॉज? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। राशि, मुंजिला, अंशिका, मौलिक, हमजा, सानवी, चिन्मय। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, लेट्स मूव फर्दर। सो टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स। चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं। ओके, सो नंबर वन यूनिटरी। यूनिटरी मतलब आप समझ गए, या तो एक ही लेवल होगा या तो बिल्कुल जो लेवल है बिल्कुल किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है, फेडरलिज्म, ऑप्शन नंबर टू फेडरलिज्म। बच्चे आप जानते हैं इसका आंसर बहुत सीधा है, मस्त है। चलिए ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज डिक्टेटरशिप। चलिए अब फटाफट से जल्दी से मेरे को इसका आंसर बता दो क्या होना चाहिए दोस्त। चले, चार ऑप्शन है बच्चों के पास यहाँ पे, 45 सेकंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक ऐसी सरकार जिसमें पावर को डिवाइड किया जा रहा है, सेंट्रल अथॉरिटी है और उससे नीचे की यूनिट्स हैं, और यहाँ पे पावर को शेयर किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। वेरी नाइस यार बच्चे, क्लास ऑलरेडी एंडेड है, लास्ट पोल्स करवा रहा हूं आपको, है ना। तो ऑब्वियसली बात है बच्चे, लास्ट पोल्स हैं, बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास इज ऑलरेडी एंडेड। तो आज का टॉपिक खत्म है बच्चे, अपन आज इतना ही करेंगे। ठीक है, चलिए डन। सुपर, कर लिया बच्चों? क्वेश्चन इज इजी, सारे बच्चे सही कर रहे हैं, सारे बच्चे सही कर रहे हैं, सारे बच्चे सही कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। डोंट एंड द क्लास यार। डाउट में देख लूंगा आपके, डाउट्स में देख लूंगा आपके यार। ठीक है, अच्छा एंड कहां से? अभी तो कॉल करनी है बच्चा, धमकी दे रहा सर, कॉल नहीं किया गब्बर क्या छोड़ के आ जाऊंगा तुमको, है ऐसा खतरनाक एकदम यार। मैं क्या करूं यार, मेरे साथ रोज स्टूडियो वाले मोह करते हैं भाई, सही बताऊं मैं, रोज स्टूडियो वाले भैया भाग जाते हैं यार। आज मोहित भैया के स्टूडियो में क्लास है नहीं, मोहित भैया होते तो लगा देते यार वीडियो कॉल, है ना। तो मेरे साथ रोज मोह होता है यार। बच्चा कह रहे सर गब्बर के पास छोड़ के आ जाऊंगा, है ना। वीडियो कॉल कर लेंगे यार दोस्त, वीडियो कॉल कर लेंगे, भैया अवेलेबल होने चाहिए। फेडरलिज्म 94% बच्चों ने करेक्ट कहा है। राशि, मंजिला, अंशिका, श्रेया, नेहा, राघवेंद्र, शेख भाई हमारे, मौलिक, प्रतीक, एंड वी हैव धनंजय सिंह। वेरी नाइस गाइस। ठीक है, राशि वेरी नाइस बेटा, हमजा, अंशिका, नीलाद्री बहुत टाइम बाद दिखाई दियो तुम, अर्नव, आशिया, साकिब, धनंजय, शौरी एंड समर्थ कुमार। क्या बात है। तो बच्चा वाड़ी, आज ही क्लास को करते हैं समाप्त। आज अपन ने जितना पढ़ा है तुम बड़ी आसानी से उससे डीपीबीज वगैरह सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे क्वेश्चंस दिए डीपीबीज में, बढ़िया से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए सर लीडर बोर्ड चेक करूं? अरे लीडर बोर्ड चेक करवा दिया मेरे दोस्त, कितना लीडर बोर्ड करना तुम्हें? चेक करवा दिया भाई, देख लो मेरे दोस्त। राशि कुमारी है, हमजा है, अंशिका है, नीलाद्री है, अन्नव है, आशिया है, साकिब है, धनंजय है, शौर्य है, समर्थ है। कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यार हमारे पास, है ना। चलो तो आई बात समझ में बच्चों, आई बात समझ में भाई। चले तो देखो, लीडर बोर्ड्स पे नाम नहीं आता, टेंशन मत लिया करो, मेरा खुद नहीं आता यार। मैं खुद यहाँ पोल्स खेल रहा होता हूँ यार, मैं किसको किसको सुनाऊं अपना दुख, तुम बताओ। मेरे खुद के पोल्स यहाँ पे, मतलब मैं खुद लीडर बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ, कैसे बताऊं अपना दुख, किसको बताऊं, है ना। मेरे को गाना याद आता है, खुदा क्या कर दिया, है ना, वही वाला गाना याद आ जाता है। चलिए तो एक दो डाउट्स बच्चे के देख लेंगे, जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय टाटा, खाना पीना खा लो अच्छे से, ठीक है, बढ़िया से एकदम तंदुरुस्ती बनाओ, अपनी मसल वसल बनाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, चलिए एक दो डाउट्स बच्चों के देख लेते हैं फटाफट से, कुछ कॉमन से हैं तो। एंड फेडरलिज्म को कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में, डीपीपीस लगाइए। अगली बार मेक श्योर करूंगा कि भैया यहाँ पे हो स्टूडियो वाले, तो वीडियो कॉल अपनी हो जाए, पहले ही से लगवा लेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। डन, चलिए ओके। हाँ समर्थ भाई देख रहा हूं यार तुम्हारा डाउट, डोंट वरी। कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे देख लेता हूं। सर यूनियन पार्लियामेंट एज वेल एज यूनियन लेजिस्लेचर, बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यूनियन पार्लियामेंट कह लीजिए, यूनियन लेजिस्लेचर कह लीजिए, ठीक है, सिंपल सी भाषा है बेटा। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट आपकी सेम चीज है। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहां कानून बनते हैं, तो पार्लियामेंट कौन सी जगह है जहां के कानून बनते हैं, जहां लोकसभा है, जहां राज्यसभा है, ठीक है, जहां पर राष्ट्रपति उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दैट इज बेसिकली यूनियन पार्लियामेंट या फिर यूनियन लेजिस्लेचर, आप कैसे भी कह दो यार, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइटल्स पड़े हुए हैं, तो आप टाइटल से ज्यादा इट्स मोर अबाउट द कॉन्टेंट। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। एनडीए, एनडीए और नेशनल डिफेंस एकेडमी है मेरे दोस्त। अच्छा ये वाले एनडीए की बात करो, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यानी बीजेपी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के ग्रुप बनाया है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, ऐसे राहुल गांधी और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के ग्रुप बनाया है, कांग्रेस और सबने मिलकर, उनका नाम है इंडिया अलायंस। ठीक है, तो अलायंस का मतलब होता है जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक बड़ा सा पॉलिटिकल ग्रुप बनाती है, राइट। चल फेडरलिज्म बेटा मैंने पूरे चैप्टर में यही पढ़ाया दोस्त। अब यार ऐसे क्वेश्चन तुम पूछोगे भाई तो दिल से दर्द होता है। आदित्य कह रहे व्हाट इज फेडरलिज्म, भाई पूरा लेक्चर इसी पे था आज, तो एक बार प्लीज अटेंशन दो यार, चैप्टर पढ़ो जाकर के। तुम ये पूछ रहे हो भैया कि रावण मारने के बाद क्या, रावण कौन था यार,
फेडरलिज्म मैंने आपको क्या बताया, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, एक तरीका है सरकार चलाने का जहां पे पावर्स को आप डिवाइड कर देते हो। लास्ट पोल भी इसी पे पूछा है मैंने, व्हेन यू शेयर द पावर्स एंड यू डिवाइड द पावर्स, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और इससे छोटी सरकारें होंगी जिनके बीच में पावर्स आपकी डिवाइड हो जाएंगी। जब भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज फेडरलिज्म। दोस्त ऐसा काम करोगे तुम, है लास्ट में आकर के सीधा सा चैप्टर ही पूछ लेता हूं मैं एक बार, चलो ओके। मैंने बता दिया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म पार्लियामेंट? हारिस भाई यूनिफॉर्म पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट होता है दोस्त, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म तो एक जैसा हो गया भाई, पार्लियामेंट आपको चाहिए ताकि देश में कानून बने, लॉज बने, कौन बनाएगा उसको, है ना। चलिए वेरी सिंपल बच्चे, फेडरलिज्म मैंने कहा, फ्यूडलिज्म नहीं कहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूडलिज्म और फेडरलिज्म, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल भाई आदित्य, दो अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहे हो तुम। फ्यूडलिज्म अलग चीज है भाई, फेडरलिज्म अलग चीज है। फेडरल बोला जा रहा है, फ्यूडल नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। फ्यूडलिज्म तो अलग स्ट्रक्चर हो गया जहां पे एक राजा है, उसके नीचे उसके मंत्री वगैरह हैं, ठीक है, फिर उससे छोटे लोग हैं, फिर फार्मर्स हैं, वो अलग सिस्टम है दोस्त। फेडरलिज्म अलग सिस्टम है भाई। चैप्टर पे थोड़ा फोकस करो आदित्य बेटा, रिवाइज द लेक्चर वंस अगेन बहुत ही क्लियर तरीके से। फ्यूडलिज्म अलग है, फेडरलिज्म अलग है दोस्त, ये काम मत करिएगा, ठीक है। चलिए फातिमा बच्चे विल कम टू दिस, है ना। मेजॉरिटी अगर हम बात करें, मेजॉरिटी की बात करेंगे, विल आल्सो कम टू फर्दर टॉपिक्स। अभी और भी पढ़ाना है आपको, ठीक है। चलिए तो वी आप जस्ट स्टार्टेड, अब टॉपिक स्टार्ट किया हमने, है ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होते जाएंगे तो विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। मेजॉरिटी इन सिंपल टर्म्स होता है यहाँ पे, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो द वन हु इज गेटिंग मोर सीट्स या मोर वोट्स आप कह सकते हैं, ठीक है, मोर सपोर्ट। डन। फेडरलिज्म मैंने आदेश पढ़ाया है, मोनार्की मैंने पढ़ाया जहां पे राजा रानी का रूल होता है। तो आदेश भाई क्लास में टाइम से आया करो, 6:30 बजे की क्लास है, 6:30 बजे आया करो दोस्त। पहला टॉपिक बहुत क्लियर शब्दों में एग्जांपल देके समझाया है कि मोनार्की क्या होता है। अब तुम जीरो अटेंशन के साथ आओगे क्लास में, एकदम लास्ट में आओगे बेटा, कहां से पता चलेगा। एटलीस्ट पे अटेंशन, यहां पे नोट स्कूल के प्रॉपर पढ़ाया है दोस्त। पहला स्लाइड ही मेरा यही था कि आपको टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट समझाएं, तो एटलीस्ट लेक्चर ध्यान तो कम से कम, ठीक है। अगली बार वीडियो कॉल करूंगा तुमको सबसे पहले मैं, ठीक है। डेमोक्रेसी है कि मोनार्की बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जीविका, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। यूके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है, कि वहां पे राजा रानी है बट वहां पे एक संविधान भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है उनके, ठीक है। जैसे बेल्जियम का एग्जांपल दिया मैंने। लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैव टू गिव रिजाइन। बच्चे रिजाइन देना पड़ सकता है, अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो दोबारा से इलेक्शंस होंगे, लोकसभा के लोग अपॉइंट किए जाएंगे, फिर अपनी सरकार बनेगी, ठीक है। एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने आपको अनुष्का डिफरेंस बताया कि एब्सोल्यूट के अंदर सारी पावर राजा के हाथ में है, रानी के हाथ में, कोई इसकी पावर को छीन नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी पावर पे लिमिट लगा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को लगा करके पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। डन। चलिए बच्चे बेसिक से जानना था सूर्यांशी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज दिस इज नोवेयर रिलेटेड। सिर्फ आपको बताया है कि यार दो तरीके के आपके टाइप्स हो सकते हैं मोनार्की के, एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। डन। एक बार फ्रेंड्स वाले, सर लंदन में किस टाइप का? बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल है लंदन में। यूनाइटेड किंगडम में राजा रानी वहां के हेड ऑफ द स्टेट है बट पावर्स उनकी शेयर्ड है, ठीक है। दैट इज गुड क्वेश्चन। कतर भी मोनार्की है बच्चे। कतर की अगर हम बात करें सकलैन भाई थोड़ा सा डोमिनेंट है। सऊदी की बात करें, सऊदी में एब्सोल्यूट है बिकॉज राजा के हाथ में सारी पावर्स हैं, ठीक है। ब्रिटेन मैंने बता दिया आपको बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल राजा कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करे तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, सूर्यांशी वो राजा है बट उसके पास ऑप्शन नहीं होता बिकॉज पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू राजा। तो ऐसे केसेस में पार्लियामेंट की जीत ज्यादा आपको दिखाई देगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेटा बता दिया मैंने। सर भूटान के अंदर बेटा शेफाली कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है बिकॉज भूटान के अंदर किंग भी है बट उनके प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं जहां पे पावर्स डिवाइडेड है। तो अगर आप भूटान के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे यू विल कम टू नो कि किंग वहां पे पावर शेयर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज मोर ओवर दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो करते हैं उसको वो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया बेटा डिक्टेटरशिप, इट्स नॉट अ मोनार्की। नॉर्थ कोरिया में किंग जोंग उन राजा नहीं है, वहां का डिक्टेटर है। मैंने आपको बताया था, अच्छा डिक्टेटरशिप जब कोई आदमी जो है वहां पे आकर के एकदम खतरनाक रूल करने लगता है। आप देखो मिलिट्री को भी वो कमांड करता है, राइट। चलिए सर सेम फॉर एवरीवन। सर व्हाई आर द जनरल एंड ऑनर कैटेगरीज डिफरेंट? बच्चे बहुत सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम फॉर एवरीवन, मोस्ट केसेस में सेम है, क्वालिटी है। बट कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, जब किसी स्पेशल पोजीशन को अपने को दिखाना होता है ना, तो वहां पे हम वहां पे थोड़ा सा टाइटल्स रेफर कर देते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द पोजीशंस। डन। चलिए मैंने बता दिया बच्चे कौन से टाइप की है। एग्जाम्पल बेल्जियम ले लीजिए, एग्जाम्पल आप यूके ले लीजिए, ठीक है। तानाशाही इज डिक्टेटरशिप, मैंने एग्जांपल दिया आपको परवेज मुशर्रफ का, ठीक है, तो वो एग्जांपल आप रेफर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं है बेटा। गवर्नमेंट जॉब खुद गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कि कोई कंपनी? बेटा गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकार का एग्जाम देना पड़ता है आपको दोस्त, तब आपको गवर्नमेंट जॉब्स यहां पे मिलती हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? विक्की भाई प्लीज रिवाइज द चैप्टर अगेन, ठीक है। वेरी सिंपल, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट जहां पे आप अपने लीडर्स को अपॉइंट करते हो। मालिक वोट दोगे तुम 3 साल बाद जाकर के, है ना। थोड़ा अवेयरनेस तो लेके आओ दोस्त। विक्की भैया
कि तुम्हारे पास अधिकार है कि नहीं, तुम चुनाव में वोट डालने जा सकते हो कि नहीं 18 साल के जब हो जाओगे, तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम अपना नेता खुद चूज कर सकते हो, ठीक है, कोई अपनी मर्जी से नेता बन के नहीं बैठेगा वहां पे। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है अपने नेताओं को चूज करने की, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो उनको हटाने की भी, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है प्यारे बच्चे, विक्की भैया। चलिए बच्चे, अगर धात्री तुमको सर पे AK-47 लगा के खड़ा हो जाए, तुम्हें लगता है कि तुम अपोज कर पाओगे? नहीं कर सकते दोस्त। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, वो तुम्हें टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, तुम कहां से उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे? कहना बहुत आसान है दोस्त, लेकिन सब जब सामने टैंक लगा हो, गोला बम खड़ा हो, वहां पे गन लगा के कोई खड़ा हो बेटा, तो आप अपोज नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते ना। दैट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, ठीक है। पीएम मोदी इज अ डिक्टेटर और लीडर? बच्चे वेरी सिंपल, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अवॉइड। देखो बहुत सिंपल बताऊं, पीएम मोदी डिक्टेटर है, पीएम मोदी लीडर? देखो पीएम मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। डिक्टेटर वो होता है जो अपनी मनमानी चलाता है, डिक्टेटर को इंसान वोट्स नहीं डालता है ना। अगर कोई भी पीएम बन रहा है, कोई भी नेता आप चुन रहे हो, तो देश की जनता चुन रही हो उसको, है ना, देश की जनता चुन रही है। मैंने आपको वही एग्जांपल दिया कि पीपल आर इलेक्टिंग। लोगों को लगेगा पीएम अच्छा नहीं काम कर रहे हैं तो उनको हरा भी सकते हैं, लोगों को लगेगा अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जिता भी सकते हैं। तो भारत में यार डिक्टेटरशिप आना बहुत मुश्किल है भाई, इंडिया का संविधान इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग है, ठीक है बच्चे। मैंने क्लियरली सुनाया है, कनिका जी, कनी जी, आई कॉल यू कनी, प्लीज गो टू द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। स्टार्टिंग के 10, 15, 20 मिनट मैंने सिर्फ यही एक्सप्लेन किया है, डेमोक्रेसी क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, मोनार्की क्या है। तो प्लीज थोड़ा सा टेंशन यहाँ पे चैप्टर पे दो, तो अच्छे डाउट्स लेकर के आ पाओगे। एटलीस्ट रिविजिट द लेक्चर, रिविजिट द चैप्टर बेटा, है ना। तो क्लियर शब्दों में समझाया, भी दोबारा भी समझाया आपको, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा टेंशन। लास्ट में आओगे क्लास के, एकदम स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं करोगे बच्चे, तो ये डाउट्स आएंगे। तो प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, प्लीज पे अटेंशन बच्चे, ठीक है। मोनार्की में बेटा राजा होता है सूर्यांशी, डिक्टेटरशिप में राजा नहीं होता, कोई भी नॉर्मल मिलिट्री का इंसान या कोई और पावरफुल इंसान आपके देश को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स आई ऑलरेडी टोल्ड, डन। मैंने बता दिया भाई, एब्सोल्यूट के अंदर राजा होता है, मैंने आपको बता दिया अभी कि राजा के पास कंट्रोल है। डिक्टेटरशिप में राजा रानी नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट राजा रानी, ठीक है, डन। चलिए ओके, तो सेम क्वेश्चन है, सेम चीज है, सेम मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको बच्चे, सेम थिंग्स है, सेम थिंग्स आई रिपीटेड। फॉरेन कंट्रीज में वोट नहीं होता, सब जगह वोट्स होते हैं, जहां जहां डेमोक्रेसी बेटा वहां वोट होगा, ऐसा नहीं कि इंडिया में होता बाहर नहीं होता, हर एक का अपना वे ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है। चलिए, तो इंडिया हैव इनडायरेक्ट इलेक्शंस, बच्चे इनडायरेक्ट होता है, भारत में डायरेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो चलाएंगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना रहेगा बच्चे? बहुत छोटा हो सकता है, 30,000, 40,000 में भी 1 लाख मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज्यादा बड़े में फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, राइट। चलिए, सीट आने के लिए कितने वोट्स की मेजोरिटी चाहिए होती है बच्चे? कोई मिनिमम वोट्स नहीं होता है। एक लोकसभा सीट आपके, फॉर एग्जांपल, जितने ज्यादा, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, बेसिकली बात है बच्चे, वो जीत आपका यहाँ पे सीट जीतेगा, ठीक है। ऐसा मिनिमम नहीं होता। मान लो आपके सामने कोई कंपटीशन ही ना खड़ा हो, तब तो आप अनडिस्प्यूटेड जीत जाओगे, या अगर कोई कंपटीशन में खड़ा हो रहा है तो अगर आपको ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं, सिंपल सी बात है, आप जीत जाओगे। कोई मिनिमम मैंडेट नहीं है। सरकार बनाने के लिए है कि आपको पार्लियामेंट में 272 सीट्स चाहिए, तब आप सरकार बना सकते हो, ठीक है, डन। चलिए, चलो इसी के साथ यार वाइंड अप करते हैं, काफी सारा टाइम हो गया, 1.5 घंटे अपने पढ़ाई की है ना, 10-15 मिनट अपने डाउट्स किए। और भी डाउट्स बच्चे अगर हुआ करें तो प्लीज डाउट्स पोर्टल पे शेयर किया करिए। एक जो कॉमन प्रॉब्लम मेरे को बच्चों दिखती है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ना क्लास के एंड में ज्वाइन करते हैं। बेटा 6:30 से क्लास होती है, अगर तुम चैप्टर को 7:30 पे, 7:45 पे ज्वाइन करोगे तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ डेफिनेट सी बात है तुम नहीं पढ़ के आए हो। फिर अगली क्लास में तुम फिर आ जाओगे बिना पढ़े, तुमने रिवाइज भी नहीं किया, ना तुमने नोट्स पढ़े, ना तुमने लेक्चर देखा, और तुम उसी डाउट, उसी कंफ्यूजन के साथ आ रहे हो। अब मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं यहां पे, तो मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं कि तुम यहां पे क्या सबसे बड़ा ब्लंडर करते हो, क्योंकि अपने लिए तुम बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो, फिर तुम कभी टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हो। अगर टाइम पे नहीं भी ज्वाइन किया, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप रिकॉर्डेड वर्जन देख करके तो आओ। बेटा देखो, जेन्युइन डाउट क्या होता है ना, जेन्युइन डाउट वो होता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और आपको कोई सर्टेन चीज समझ नहीं है, लेकिन अगर आप चैप्टर की फर्स्ट पेज का डाउट लेकर के आ रहे हो ना, दैट मींस आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, ठीक है, या आप उस चैप्टर को ध्यान ही नहीं दे रहे थे जब वो चीज पढ़ाई जा रही थी या कोई चीज समझाई जा रही थी। अगर मैं वीडियो कॉल भी करके पूछूं तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं कि मैंने एग्जांपल क्या दिया है। तो यहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है। आप आईसीएसई के बच्चे हो, सिलेबस आपके पास बहुत ज्यादा है, अगर आप एकदम लेट बैक एटीट्यूड के साथ पढ़ोगे बेटा तो कभी बेटर निकाल ही नहीं पाओगे। अब तो मुझे, अब जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, देखो उन्होंने लास्ट तक पढ़ा, तो उन्होंने पूछा कि सर यूनाइटेड किंगडम क्या है, दैट वाज अ गुड डाउट कि सर यूके में क्या है, सर यूके में राजा है, रानी है, तो वहां की गवर्नेंस क्या है। तो बच्चा फोकस कर रहा है वहां पे, उसको पता है कि हाँ सर आपने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और हो सकता है। एक बच्चे ने कतर वाला डाउट पूछा, दैट वाज अ ग्रेट वन। सो ऑलवेज कम अप विद द डाउट्स जो कि आपकी बहुत कॉन्क्रीट हो, अच्छे हो, जिससे कि आप बेस्ट निकाल पाओ। अब लास्ट में ज्वाइन कर रहे हो आकर के 7:30 पौने 8 पे, फिर आपको लास्ट का पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट एक हैबिट बनाओ दोस्त, आप सिविक्स पढ़ो, आप ज्योग्राफी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, है ना। देखो मेरा काम है तुम्हें गाइड करना। बेटर डाउट्स, अच्छे डाउट्स हमेशा तब आपके पास आएंगे जब आप फोकस के साथ क्लास पढ़ोगे, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, इधर उधर चैट में भटकोगे नहीं जाकर के, और टाइमली ज्वाइन करोगे, दैट्स वेरी क्रूशियल। आप टाइमली नहीं आ पाते, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट रिकॉर्डेड क्लास को पढ़ के आओ, नोट्स को रिवाइज करके आओ। पता है दुख कहां होता है, मेरे को पता कब चलता है, जब तुम पहले पेज का डाउट पूछ रहे होते हो, ठीक है। पहले पेज का डाउट आप तभी पूछोगे जब आपने वहां पे फोकस किया ही नहीं है,
ठीक है, तो एटलीस्ट वर्क ऑन दिस, अपने पोर्शंस पे आप वर्क करोगे, आप खुद देखोगे कि आप सब्जेक्ट में इंप्रूव होगे। फिर आप कहते हो सर हिस्ट्री खराब है, सर सिविक्स खराब है, सर वीक है मेरा, तो वीक नहीं है बेटा, आप वहां पे फोकस ही नहीं कर रहे। तो फोकस ऑन दैट, एकदम प्रॉपर पैरामीटर बना के रखो कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं टाइमली आऊंगा, अगर मैं लाइव क्लास में हूं तो, एंड आई विल मेक श्योर कि जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करूंगा। यू विल कम अप विद ऑलवेज बेटर थिंग्स। ठीक है दोस्त, चले तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें कर ली, अगले क्लास में मिलेंगे और बातें करेंगे। वीडियो कॉल करूंगा, खासकर कुछ बच्चों से मिलना चाहूंगा मैं, ठीक है, पर्सनली मिलना चाहूंगा एंड देखूंगा यार कि कितने नोट्स तुमने बनाए। तो रेडी रखना, क्वेश्चंस आएंगे ऑन लाइव ऑन कॉल आएंगे। ठीक है, तो आई आस्क यू कि आप कितना पढ़ के आए हो, कितना नोट्स आप मेक कर रहे हो, कितना आपका पीछे चल रहा है। ठीक है, तो एक वर्चुअल बातचीत करते हैं। डन, चले तो इसी के साथ लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट। अच्छे से रहो, मस्त खाओ पियो, एंजॉय, बाय।